हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हमारा कौन सा डे है? सेकंड डे है। हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। एक बार जस्ट देखते हैं कि अपन कल क्या करके आए थे, उसके बाद अपन आगे जाएंगे कि हमें आज क्या करने का है। ओके। तो हमने कल क्या किया? हमने बेसिकली कल माइंड में सेट किया कि ऑडिटिंग क्या होता है, राइट? कि ये ऑडिटिंग का मतलब क्या है, कि ये क्यों ही करवाते हैं, कि एग्जामिनेशन करने का रहता है किसका? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, ताकि यूज़र का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होएगा। किस में रे? ऑडिटर में नहीं, मैनेजमेंट में नहीं, किस में? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में। ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का एग्जामिनेशन हो रहा है, इसके बाद में कंपनी की फ्यूचर की वायबिलिटी के बारे में पता पड़ता है क्या? नहीं 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 पता पड़ता है। हम क्या करते हैं? एग्जामिनेशन किसका कर रहे हैं? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। अग्री डिसएग्री? यहाँ तक अग्री है ना? ये इन्फॉर्मेशन कौन सी है? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट की है, जो कि हो चुकी है। क्या बोल दिया इसको? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। एग्जामिनेशन क्या कर रहा है बेसिकली, कि एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बराबर से बनाया कि नहीं बनाया है, और उसके ऊपर रिपोर्ट कर रहे हैं। तो फ्यूचर में चलेगी कि नहीं चलेगी, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। ओके। ये अपन ने किया। देन वी अंडरस्टूड इन अ सिंपल मैनर कि यार व्हाट इज एग्जामिनेशन। तो हमको समझ में आया कि एग्जामिनेशन क्या होता है। वी हैव ऑल्सो अंडरस्टूड कि सैम्पलिंग क्या है, टेक्निक है जिससे तुम सारे ट्रांजेक्शन को चेक नहीं करते, बट यू चेक अ सर्टेन पॉपुलेशन। ओके। फिर मैं तुम्हें फंडामेंटली बताया कि व्हेन आई एम टेलिंग एग्जामिनेशन हो रहा है, बेसिकली इट इज रिलेटेड टू अमाउंट्स, डिस्क्लोजर, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन। शॉर्ट में क्या बोला था मैंने इसको? ACPD। एंड देन आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू गिव अ बेटर पिक्चर कि एग्जामिनेशन इज मोर लाइक व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो क्लाइंट ने बनाए, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड के रिक्वायरमेंट के साथ में। दैट इज नथिंग बट एग्जामिनेशन। और देन आई एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंस कल अपन ने समझ लिया था। फिर अपन ने ट्रू एंड फेयर के दो मतलब समझे थे, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब में भी जजमेंट्स है, वहाँ भी एस्टिमेट्स है, तो हम बोलते हैं कि देन द फाइनेंशियल इन इट सेल्फ कैन नॉट से दैट दे आर ट्रू एंड करेक्ट, देन हाउ कैन ऑडिटर से कि ट्रू एंड करेक्ट। सेकंड मैंने बोला कि बेसिकली उनको छोटी मोटी गलतियों से फर्क नहीं पड़ता। दे आर बॉदर्ड अबाउट मिस्टेक्स दैट कैन influence the economic decision. I have used the word mistakes, sorry. They are basically bothered about misstatements that can influence the economic decisions. That's why they said that okay, they are bothered about what? Material misstatements. So as an auditor मैं भी किसको लेके bothered रहता हूँ? Material misstatements को लेके। फिर हमने आगे बढ़े थे। ओपनिंग का हमने समझा ओपिनियन क्या है, ओपिनियन की वर्डिंग्स क्या होती है वो समझा, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है वो जान लिया था हमने। फिर एक कॉन्सेप्ट था रीजनेबल एश्योरेंस की, जो भी चीज़ हम बोल रहे हैं गारंटी लेके तो कतई नहीं बोल सकते, क्योंकि गारंटी तो कोई नहीं लेता, तो हम कैसे लेंगे? सो व्हाट वी आर गिविंग देम हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। का नाम क्या रखा है? रीजनेबल एश्योरेंस। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क समझा क्या होता है, एंड देन वी नोटेड सर्टेन कॉन्सेप्ट पॉइंट। ओके। फिर हमने समझा था कि ऑडिटर क्या इंश्योर करे कि फाइनेंशियल किसी को मिसलीड नहीं करेंगे, उसके लिए बेटा जी हमने ये एक बात समझी थी। आगे बढ़े। चलिए, मैं तुम्हें एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि हमारे कोर्स में कितने कितने स्टैंडर्ड्स हैं। तो मेरे साथ बने हुए हो तुम लोग? देखो, हमारे पास सीरीज है 200, 210, 220, 230, 260, 265, 299, 300, 315, 320, 330। 400 में अपने पास 400 सीरीज होती है, 450। 400 कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। 500 में 500, 501, 505, 510, 520, 530, 540 अपने कोर्स में नहीं है, 550, 560, 570, 580, 590 नहीं है, 600, 610, 700, 701, 705, 710, 706, सॉरी 706, 710, और हमारे पास एक SQC1 भी है। अभी जैसे अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, हमारे पास क्या है? ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स है। क्या है हमारे पास? ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स है। ये हमारे पास ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो हमें कोर्स में कवर करने हैं। अगर नंबर की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पे हो गए, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 2 स्टैंडर्ड्स हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 है। टोटल लगाओ कितना हुआ?
7 4 11 12 12 22 22 और 2 24 22 और 6 कुल मिला के कितने हो गए भैया? 30 स्टैंडर्ड जो है हमारे पास कोर्स में। अब तुम बोलोगे यार ये 1 2 3 क्यों नहीं रखा? ऐसा रख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ईजी रहता है। नहीं, दे स्टार्टेड विद 200। तो हर के बीच में क्या है ना, 10-10 नंबर का गैप रखा है, कि 10-10 नंबर का गैप रखा है कि भाई ये हो गया, उसके बाद 10 नंबर, ताकि कभी फ्यूचर में कुछ और लगे कि अरे यार यहाँ पे कुछ डालने की ज़रूरत है, वो उसको क्या करेंगे, बीच में इंसर्ट करते जाते हैं। जैसे 700 के बाद 710 आना चाहिए था, उनको लगा कि ये स्टैंडर्ड बीच में इंट्रोड्यूस करने चाहिए थे, बाद में उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए। सो ये मोटा मोटा अपना ना स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो अपने को कवर करने हैं, क्या करने हैं अपने को कवर करने हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। आगे बढ़ूंगा मैं, ये नोट कर सकते हो कि ये अपना पूरा कोर्स में अपने पास ये ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स है। अभी सबसे पहले बात करते हैं ऐसे 200 की नहीं, ओवरऑल स्ट्रक्चरिंग। ये इंपॉर्टेंट है जानना। क्या हुआ था कि पहले ना ये लोग स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे थे, 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 बनते जा रहे थे, आते जा रहे थे, डिलीट होते जा रहे थे, बट कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहा था। मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग में कोई और चीज़ लिखी हुई है, वहाँ पे कुछ और लिखी हुई है, यहाँ पे फिर सेकंड चीज़ कुछ और थी, वहाँ पे कुछ और थी। सो इन्होंने क्या किया, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, प्रोजेक्ट क्लैरिटी। सारे स्टैंडर्ड को इन्होंने एक सिमिलर स्ट्रक्चर में अलाइन कर दिया। अब तुम कोई भी स्टैंडर्ड खोलोगे ना, तुम्हें सेम ही सीक्वेंस में चीज़ें मिलेगी। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मोटा मोटी क्या रहता है। सबसे पहले जैसे एप्लीकेबिलिटी रहता है, फिर उसका स्कोप रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है, डेफिनेशंस रहती है, रिक्वायरमेंट्स होती है, अपने कोर्स में लिखने को नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है, फिर होता है एप्लीकेशन मटेरियल। ये मोटा मोटी ना एक स्ट्रक्चर है, एक आधा आइटम अगर ऊपर नीचे होगा तो भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या बोलता रहेगा, कब से एप्लीकेबल है। स्कोप के अंदर, स्कोप मतलब होता है कि इसके अंदर क्या क्या कवर किया हुआ है, तो कवरेज हो जाती है। ऑब्जेक्टिव बोले तो मकसद, मकसद क्या है, कि ये हर ऑब्जेक्टिव बोलेगा कि तुम्हारा मकसद ये है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ये है। डेफिनेशन, जो भी उस स्टैंडर्ड में कुछ टेक्निकल वर्ड यूज़ करते हैं उनका डेफिनेशन डालना पड़ेगा ना। हाँ, हमारे से उनको क्या चाहिए कि हम उसमें क्या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो वो रिक्वायरमेंट में लिखते हैं। इस रिक्वायरमेंट्स को अप्लाई करने के लिए कुछ गाइडेंस देना होगा, तो वो एप्लीकेशन मटेरियल में चला जाता है। ये सेम स्ट्रक्चर है। अब होता क्या है, यहाँ पे सीए इंटर और फाइनल को कंपेयर करना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस होते हैं जो इंटर फाइनल का रिवीजन साथ में कर रहे हैं। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। रीज़न मैं बोलता हूँ, आईसीआई ने क्या किया, ऑब्जेक्टिव यहाँ भी कवर किया, यहाँ भी कवर किया। डेफिनेशन कुछ यहाँ पे है, यहाँ पे सारी की सारी होती है। रिक्वायरमेंट में कुछ रिक्वायरमेंट आईसीआई ने आपको इंटर में दी है, यहाँ पे सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स है। एप्लीकेशन मटेरियल में से आईसीआई ने कुछ डाला है, यहाँ पे सारा सब कुछ आता है। सो फाइनल का कवरेज बहुत ज़्यादा है। तो मैं फाइनल के वीडियो नहीं देख सकता, ऐसा नहीं सोच सकता कि फाइनल का देख लूंगा तो मेरा इंटर का भी हो जाएगा, हाई लेवल पे पढ़ूंगा तो बेसिक तो निकल ही जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट ये अपने आप में भी काफ़ी है। आईसीआई को पता है कि इंटर के लेवल पे बच्चों को कितना समझ में आएगा कितना नहीं आएगा, उसके हिसाब से उसने अपने को दे रखा है। तो हर स्टैंडर्ड का अपना क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है, सबकी अपनी कुछ डेफिनेशंस है, सबकी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, और सबका अपना कुछ एप्लीकेशन मटेरियल है। हम वही पढ़ेंगे इंटर में जो हमको आईसीआई ने मॉड्यूल में दिया हुआ है। उसके बाहर का एक भी पैराग्राफ पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, लिखवाऊंगा नहीं करूंगा ऐसा। ओके, सो एवरी स्टैंडर्ड्स आर लाइक दिस ओनली। ओके, ओवरऑल स्ट्रक्चरिंग ये भी आप नोट कर सकते हैं, जैसे एक बार ब्रॉड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, यहाँ से लिख सकते हो नॉन एग्जाम टॉपिक, ताकि कभी तुम आखिरी में आके इनको ऐसा नहीं हो याद करने बैठ जाओ। अभी आगे आओ, हेडिंग डालेंगे ऐसे 200। अभी मैंने क्या बोला कि हर स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है, सब अपना 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 ऑब्जेक्टिव लिखते जाते हैं। अपना घर का सोचो, हर आदमी अपना 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 सोचता है, बट इज 1% जो सबका सोचता है, 2% सबका सोचते हैं। जनरली मम्मी पापा, लाइक मम्मी पापा सिर्फ खुद का नहीं सोचते, सबका भी सोचते हैं। हर आदमी अपना अपना ऑब्जेक्टिव लेके चल रहा होता है, बट द पेरेंट्स आर लाइक कि हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। पेरेंट्स का क्या होता है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होता है क्या, नहीं, पेरेंट्स का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है। सेम वे व्हेन द स्टैंडर्ड्स वर ड्राफ्टेड, एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट देयर ओन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव कि आई नीड टू अचीव दिस, आई नीड टू डू दिस, बट देन एक चीज मिसिंग हो गई कि इस ऑडिट का पूरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। देन ऐसे 200 केम इनटू पिक्चर, ही सेड दैट ओके आई एम गोइंग टू राइट कि ऑडिट का ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है।
सो एसेट 200 विल टॉक अबाउट व्हाट, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, कुछ नहीं लिखने का है, मेरी बात सुनने की। मैंने तेरे माइंड में क्या सेट किया कि एसेट 200 क्या बात करता है कि ऑडिट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हम बात करते हैं ऑडिट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो वो बोलता है टू ऑब्टेन क्या, रीजनेबल अश्योरेंस। उसने रीजनेबल एश्योरेंस क्यों लिखा? क्योंकि उसको पता है कि वो खुद गारंटी नहीं दे सकता, तो गारंटी ले भी नहीं सकता, तो वो खुद अपने आप में क्या करेगा, एक हाई लेवल ऑफ कंफर्ट लेगा। इसलिए मैं लिखा कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। क्या, वेदर एफएस एज अ होल आर फ्री फ्रॉम, किससे फ्री है मटेरियल, किससे फ्री होने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मटेरियल मिस स्टेटमेंट से। उनको लॉजिक बैठ रहा है ना, क्योंकि देख सामने वाले को किससे फर्क पड़ता है, उन गलतियों से जो सामने वाले का इकोनॉमिक डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सकती है। उसको हमने ऑडिट में क्या बोल दिया, मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तू इसके लिए किस लेवल का कंफर्ट लेगा, उसने बोला कि मैं हाई लेवल कंफर्ट लूंगा, कि मैं रीजनेबल एश्योरेंस लूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, जो किसकी वजह से होते हैं, या तो होते हैं फ्रॉड की वजह से या फिर एरर की वजह से। मैं काम करूंगा, काम करके एविडेंस गैदर करूंगा, एक हाई लेवल ऑफ कंफर्ट लूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मटेरियल मिस स्टेटमेंट है कि नहीं है। दिस इनेबल्स टू फॉर्म एन ओपिनियन। देखो मैं तुमको स्टेप बाय स्टेप ले जा रहा हूँ कि ये करूंगा तो उसके बाद मैं ओपिनियन फॉर्म कर पाऊंगा कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटीरियल एस्पेक्ट्स। मटीरियल एस्पेक्ट बोले तो क्या भाई, ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है। आई कैन नॉट यूज द वर्ड ट्रू एंड फेयर हियर, ट्रू एंड फेयर हम सिर्फ ओपिनियन में यूज करते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऐसा करने के बाद मैं ओपिनियन फॉर्म कर पाऊंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल मटेरियल एस्पेक्ट में बराबर है कि नहीं है, इन अकॉर्डेंस विथ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। समझा क्या तेरे को लॉजिक? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ने सही बोला क्या, कि इसको रीजनेबल एश्योरेंस लेने का है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है। ऐसा करने के बाद वो क्या कर पाएगा, अपनी ओपिनियन बना पाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है। ट्रू एंड फेयर की जगह यहाँ के लिख दिया ऑल मटीरियल एस्पेक्ट्स में बराबर है कि नहीं है। बात समझ में आई क्या? अगर मैं इसको तुमको चार्ट के फॉर्म में बताऊँ ना, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, रीजनेबल एश्योरेंस ले रहे हैं। क्या रीजनेबल एश्योरेंस ले रहे हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एज अ होल क्या है, फ्री है। किससे, मटेरियल मिसस्टेटमेंट की, जो कि किसकी वजह से होते हैं, या तो फ्रॉड की वजह से होते हैं या फिर एरर की वजह से होते हैं। जब मैंने ये पता कर लिया तो तुम क्या कर पाओगे, ओपिनियन फॉर्म कर पाओगे। ओपिनियन क्या फॉर्म कर पाओगे, अरे ओपिनियन फॉर्म कर लूंगा मतलब क्या, ओपिनियन में क्या ओपिनियन फॉर्म कर पाओगे कि एफ एस एज अ होल, एफ एस आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटीरियल एस्पेक्ट्स एज पर एफ आर एफ। अब बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल लॉजिकल सीक्वेंस में चल रहा है। और लॉजिकल सीक्वेंस तो बताऊँ एक्चुअली क्या हो रहा है, यू आर डूइंग प्रोसीजर्स, ऑडिट के प्रोसीजर्स, तुझे एविडेंस मिलते हैं, उन एविडेंस को तू क्या करता है, इवैल्यूएट करता है। ये इवैल्यूएशन करने से ही तुझे हाई लेवल ऑफ कंफर्ट मिल पाएगा। अरे मैंने बोल तो दिया कि हाई लेवल ऑफ कंफर्ट लेना है, तो तुम्हारा क्वेश्चन आना चाहिए कि हाई लेवल ऑफ कंफर्ट कैसे आ रहा है भाई। ऐसे आता है, तुम ऑडिट के प्रोसेस परफॉर्म करते हो, तुम फिर एविडेंस गैदर करते हो, उन एविडेंस को इवैल्यूएट करते हो, देन तुम्हें पता पड़ता है कि हाँ ये एविडेंस बराबर है कि नहीं है, एंड देन यू विल बी एबल टू टेल कि हाँ मुझे हाई लेवल ऑफ कंफर्ट है जो मैं बोलने वाला हूँ उसके लिए, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मटेरियल में स्टेटमेंट है कि नहीं है। और ऐसा करने के बाद डेफिनेटली यू विल हैव टू फॉर्म एन ओपिनियन। अभी ओपिनियन फॉर्म करना एक बात होता है, ओपिनियन को कम्युनिकेट करना एक बात होता है। हम लोगों के बारे में ओपिनियन फॉर्म करके चलते हैं कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा है। सबको जाके बोलते हो क्या कि तू ऐसा रहे,
मैंने तेरे बारे में ऐसा सोचा था कि तू ऐसी है, मैं कभी तेरे को बोली नहीं हूँ बट तू है ऐसी। कम्युनिकेट करते हो क्या? नहीं करते हो, बट यहाँ पे कम्युनिकेशन करना जरूरी है क्या? ऑब्वियसली। तुमने चेक कर लिया, ओपिनियन फॉर्म कर ली, कम्युनिकेट दिस ओपिनियन टू द यूजर। अग्री डिसअग्री, जो मेंबर्स ने जिसने हमको अपॉइंट किया है उसको जाके बताना तो पड़ेगा ना। देन सेकंड पार्ट कम्स इन, रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट। उसको रिपोर्ट की फॉर्म में लेना पड़ेगा, उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड ऑडिटर्स फाइंडिंग। समझा? बेसिकली अगर ब्रॉड लेवल पे बोलूं कि ऑब्जेक्टिव में क्या बातें हुई, दो चीज़ों के बारे में बात हुई। पहला, दूसरा कि उसको रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट करना है। यहाँ बात हुई रीजनेबल अश्योरेंस लेनी है और ओपिनियन फॉर्म करनी है। अब मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तुम्हें लगेगा कि हाँ यार ये जो बात बोल रहे हैं इसका लॉजिक है। एक हमारे पास रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड्स के अंदर कि हमें इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन करना होता है। फिजिकल वेरिफिकेशन बोले तो क्या, क्लाइंट के पास इन्वेंट्री है, मैं जाके चेक करता हूँ कि जो क्लाइंट दिखा रहा है बुक्स में इन्वेंट्री वो एक्चुअल में है कि नहीं है। तो मुझे ऐसा जाके करने का रहता है, स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट है, अगर इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा हो तो मैंने बोला कि क्या करेंगे जाके, छोड़ना यार, एक काम करता हूँ मैं मैनेजमेंट को लिखवा लेता हूँ कि इन्वेंट्री बराबर है, इन्वेंट्री सब कुछ जो बुक्स में वो एक्चुअल में भी है, मैंने लिखवा के ले लिया। क्या मेरा काम खत्म? तुम बोलोगे हाँ भैया लिखवा के ले लिया मैनेजमेंट से तो काम खत्म ना, मैनेजमेंट ने खुद ने बोल दिया इन्वेंट्री बराबर है, मैनेजमेंट तो खुद ही बोल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, फिर तो चेक काय को करे लाए? हम चेक क्यों कर रहे हैं कि मैनेजमेंट का बात सही है कि नहीं है रहे? तो मैनेजमेंट से तो लिखवा के ले लेगा तो काम हुआ क्या? तो काम नहीं हुआ। इन दिस केस मेरा आंसर क्या है? ऐसे 200 ने बोला कि हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें रीजनेबल अश्योरेंस लेना चाहिए। जो काम तेरे को करने का था तूने नहीं किया, तो मुझे क्या नहीं मिली? रीजनेबल अश्योरेंस। तो मैं क्या फॉर्म नहीं कर सकता? ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकता। इन दैट केस आई एम नॉट कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट? रिक्वायरमेंट ऑफ एसेट 200। समझा देखो? तो एग्जाम में ये नहीं बोलेगा एसेट 200 का ऑब्जेक्टिव लिख, एग्जाम में ये बोलेगा दैट यू आर रिक्वायर्ड टू डू सर्टेन सेट ऑफ थिंग्स एज पर द स्टैंडर्ड्स। तुम्हें वो करना था बट तुमने वो नहीं करके कुछ और कर लिया, पर वो बराबर नहीं है, जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बराबर नहीं है। तो तुम बताओ ऑडिटर ने सही किया क्या? तुम बोलोगे नहीं नहीं, ऑडिटर ने सही नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, 0 नंबर मिल जाएगा। ऐसे को सब पता है, तुमको पता है कि सही है कि गलत है, बट देन यू हैव टू थिंक बंदे ने एग्जैक्टली क्या नहीं किया, जो करने की रिक्वायरमेंट इस स्टैंडर्ड की वो नहीं किया, इसका मतलब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाया। इसका मतलब एसेट 200 का ऑब्जेक्टिव मुझे एग्जाम में कोट करना है। मेक सेंस? ओके, दिस इज व्हाट यू कैन नोट। ओके, ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक नोट कर लो और फिर यहाँ पे यहाँ तक नोट कर लो। उसके बाद अपन आगे जाते हैं नोट्स में। समझ रहा? तो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? एकदम फंडामेंटल लेके चल रहा हूँ कि ऐसा सोचने का रहता है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता रहता है। ओके, अब ये जो बात है मैंने बोली, मन से तो नहीं बोली होगी। तुम्हें लॉजिकल लगी कि नहीं लगी रे? लॉजिकल लगी ना भैया? आप जो बोलते हो लॉजिकली लग रहा है अभी तक। आधा देख, इसका नाम क्या है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव किसके? इंडिपेंडेंट ऑडिटर के। और ऑडिट जो कंडक्ट करनी है एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग करनी है। नाम भैया, नाम याद हो पाएगा? वैसे तो याद हो जाएगा धीरे धीरे, नहीं हो तो नंबर याद कर लो, नंबर काफ़ी है। हमारा ऑब्जेक्टिव एज पर 200 क्या है? टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस एफ एस एज होल आर फ्री फॉर मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। ऐसा करने से हम ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाते हैं कि एफ एस ऑल मटेरियल एस्पेक्ट में एफ आर एफ के हिसाब से बने कि नहीं बने। ओके, मैं लिखा था मटेरियल आस्पेक्ट, मटेरियल रेस्पेक्ट लिखना है। रिपोर्ट ऑन द एफ एस एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स फाइंडिंग। हम रीजनेबल अश्योरेंस लेते हैं, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। रीजनेबल अश्योरेंस गारंटी नहीं होती है, इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस बट इट इज स्टिल अ वेरी हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस। ओके, गारंटी नहीं होता है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड की वजह से हो सकते हैं या फिर एरर की वजह से भी हो सकते हैं। गलतियाँ तो क्या होती है, इंटेंशनल होती है या फिर अनइंटेंशनल भी होती है। तो वो बात अपन ने यहाँ पे कवर कर दी।
हम ओपिनियन कम्युनिकेट करते हैं कहाँ पे? ऑडिट रिपोर्ट में कम्युनिकेट करेंगे और क्या करेंगे? ओके, नाउ कम टू दिस एप्लीकेबल एफआरएफ क्या होता है? एप्लीकेबल एफआरएफ बेसिकली मीन्स द फ्रेमवर्क जो हमने यूज़ किया है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस में, जो एंटिटी के हिसाब से एक्सेप्टेबल है, या जो हमारा ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उसके हिसाब से एक्सेप्टेबल है, या फिर जो लॉ की रिक्वायरमेंट है। इस बात को भी लिख लेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, व्हाट इज एप्लीकेबल एफआरएफ। तो इसका आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फ्रेमवर्क विच इज यूज्ड इन प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। देख, दोनों होता है, केवल प्रेपरेशन नहीं होता है, प्रेपरेशन का जुड़वा भाई है प्रेजेंटेशन, साथ में चलता है। दैट इज एक्सेप्टेबल, एग्जैक्ट वर्ड लिखता हूँ तुमको तो सही रहेगा, इन व्यू ऑफ ए नेचर ऑफ एंटिटी, समझ रहा है ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएस, और थर्ड विच इज रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन। L and R is nothing but law and regulation. Okay. What is the benefit of splitting the points into these charts? क्या होता है कि जब अभी आप बुक को देखते हो ना, बुक में हर चीज़ ऐसा लिखा रहता है। जैसे ही आप नोट्स देखते हो, आपको लगता है कि बेसिकली मुझे 3 ही आइटम पिक करने थे। ये आइटम मुझे फर्स्ट पिक करना है, ये आइटम मुझे सेकंड पिक करना है, और ये आइटम मुझे थर्ड पिक करना है। ओके, हार्ड बन जाता है कभी कभी, सर्कल इनकम्प्लीट होता है तो हार्ड बन जाता है। ओके, तो दीज आर 3 पॉइंट दैट इफ यू पिक अप दैट 5 जो फ्रेमवर्क आपने यूज़ किया इन द प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन, जो कि नेचर ऑफ एंटिटी के हिसाब से बराबर है, या ऑब्जेक्टिव ऑफ जो एफएस है उसके हिसाब से बराबर है, या फिर जो लॉ एंड रेगुलेशन के हिसाब से बराबर है, वो बन जाता है आपके लिए एप्लीकेबल। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ इसका। अगर मैं इंडिया में बैठा हूँ तो मेरे लिए एप्लीकेबल एफआरएफ क्या होगा? कंपनीज एक्ट, है ना, या जो भी एक्ट मेरे पे एप्लीकेबल है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियस हो सकते हैं। अगर मैं यूएस में बैठा हूँ तो मेरे लिए एप्लीकेबल एफआरएफ क्या हो जाएगा? यूएस गैप, यूएस के जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इफ यू इन कनाडा, कनाडा का हो जाएगा। अफ्रीका, अफ्रीका का अपना खुद का कुछ नहीं है, बट जो अफ्रीका अप्लाई करता है आईएफआरएस, तो उनके लिए वो अप्लाई हो जाएगा। तो जिस के हिसाब से जो एप्लीकेबल है, मतलब जो उसने यूज़ किया है और जो बराबर है, दैट बिकम्स एप्लीकेबल एफआरएफ। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर। अब तूने पता एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। तुमने प्रॉब्लम ये खड़ी कर दी बेटा कि तुमने ऑब्जेक्टिव में ये बोल दिया कि तुम रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस लेते हो, सामने वाले को रीजनेबल एश्योरेंस देते हो। तो स्टैंडर्ड को सिर्फ तुम पढ़ते हो क्या? सिर्फ तुम स्टैंडर्ड नहीं पढ़ते हो, पूरी दुनिया भी स्टैंडर्ड पढ़ सकती है। सो उसका सवाल आपको ये आएगा कि आप रीजनेबल एश्योरेंस ही क्यों देते हो, आप कंप्लीट लेवल ऑफ एश्योरेंस क्यों नहीं देते हो? सो द सेकंड टॉपिक बिकम्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हिम कि भाई मैं क्यों तेरे को एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं दे सकता, कि मैं क्यों रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस देता हूं। तो सेकंड टॉपिक का नाम लिखेंगे हम इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग। ये वर्ड क्या है? इनहेरेंट लिमिटेशन। इनहेरेंट का मतलब होता है बाय नेचर ये हमेशा रहेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं टाटा की ऑडिट कर रहा हूँ तो अलग है, अगर मैं रिलायंस की ऑडिट कर रहा हूँ तो कोई और रीज़न है, या मैं बिरला की ऑडिट करने जा रहा हूँ तो और है। अरे नहीं, यू गो टू एवरी ऑडिट, दीज लिमिटेशन आप बाय डिफॉल्ट होनी होनी है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इनहेरेंट है। कि जैसे तुम प्यार करोगे, प्यार में धोखा मिलना क्या है? इनहेरेंट है। अरे मजाक कर रहा हूँ रे। बट इनहेरेंट का मतलब क्या होता है कि इट डजंट डिफर फ्रॉम audit to audit, it remains same for all the clients. These are limitation which will always be there, जिसकी वजह से हम reasonable assurance देते हैं और लेते हैं, और हम गारंटी नहीं देते हैं। तो पहला हम उसमें क्या करते हैं, पहला हम उन्हीं को पकड़ लेते हैं। तो पहले एक स्टार्टिंग लिखते हैं पहला कि फर्स्ट नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग।
कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की वजह से कुछ लिमिटेशन है। उसने बोला ऐसा कैसा? मैंने बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन कौन करता है? बोले कि मैनेजमेंट करता है। मैं कहा इंटरनल कंट्रोल्स कौन लगाता है? मैनेजमेंट लगाता है। मैंने बोला ये तो प्रीमाइस ऑफ ऑडिट है। क्या बोला मैंने? ये तो प्रीमाइस ऑफ ऑडिट है कि हम ऑडिट करने जाते हैं, उसके पहले मैनेजमेंट को बोल देते हैं कि भाई प्रिपरेशन तू करेगा, इंटरनल कंट्रोल्स तू करेगा। तो वो बोला मैं एग्री करता हूँ, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैंने उनसे क्या पूछा कि जब तुम, कुछ नोट मत करना, जब तुम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाते हो, क्या आप जजमेंट लगाते हैं? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ऐसा सॉर्ट ऑफ कि आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट में क्या जजमेंट है? उसने कहा जजमेंट है। क्या आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की लाइफ निकालते हो, उसमें जजमेंट है? उसने कहा हाँ जजमेंट है। तो मैंने कहा क्या जजमेंट में सब्जेक्टिविटी है, कि मतलब आपको लग रहा है ऐसा हो बट एक्चुअल में शायद ऐसा ना हो? बोले हाँ हाँ सब्जेक्टिविटी। मैंने कहा क्या उसके अंदर अनसर्टेनिटी भी है? बोले यस यस, कि आज हमें लग रहा है कि ऐसा हो बट पूछे में जाके कुछ और भी हो सकता है। सो मैंने बोला कि जो जजमेंट होते हैं ना भाई साहब, उसमें क्या होती है? सब्जेक्टिविटी होती है भाई साहब, और उसमें एक अनसर्टेनिटी भी होती है। अभी तुमने कोई भी चीज़ का जजमेंट लगा दिया कि भाई मैंने फाइनेंशियल बनाने हैं, मैं जजमेंट लगा रहा हूँ कि मेरी जो एसेट्स है वो इतने साल चलेगी, अगले साल डिस्ट्रॉय भी तो हो सकती है। तो आज जो जजमेंट लगाया वो सब्जेक्टिव हो गया। मतलब और अच्छा एग्जांपल लेते हैं, तुमने बोला कि मेरी मशीन 3 शिफ्ट में काम करेगी, तो जो 10 साल 12 साल चलती थी वो 4 साल ही चलेगी। चलेगी ना? जो 12 साल चलती थी, मैं 3 शिफ्ट में काम करूँगा तो 4 साल ही चलेगी। उसके साथ तुमने डेप्रिसिएशन आज लगाना चालू कर दिया। ज़रूरी है क्या कि तुम 4 साल रोज़ 3 शिफ्ट में चलाओगे? ऐसा भी तो हो सकता है डबल शिफ्ट ही चल रही हो। ऐसा भी हो सकता है सिंगल भी चले, हो सकता है कि नहीं हो सकता है बेटा जी? हो सकता है ना? तो ये सब्जेक्टिविटी है, यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी है। मैंने कहा उसकी वजह से मैं तुम्हें गारंटी नहीं दे सकता कि भाई जब तुमने जजमेंट लगा दी है, तुम्हारे जजमेंट में सब्जेक्टिविटी है, तुम्हारे जजमेंट में अनसर्टेनिटी है, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मी टू गिव यू द गारंटी? तो उसने बोला बात तो बिल्कुल सही है आपकी। तो मैंने कहा अब लिखिए, ये एग्जाम्पल है समझने के लिए। यहाँ लिखेंगे मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस, इन दैट मैनेजमेंट मेक्स अ लॉट ऑफ जजमेंट। अब these judgments have subjectivity and degree of uncertainty, due to which auditor cannot give you absolute level of assurance। फर्स्ट पॉइंट हो गया, मैनेजमेंट को ही पकड़ लिया, साला मेरे से पूछ रहा था, मैं तुमसे पूछता हूँ बताओ। तो पहला मैंने बोल दिया कि जजमेंट के बेसिस पे बात हो गई। सेकंड, कंपनी में कंट्रोल्स कौन लगाता है और कंट्रोल लगाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बेसिकली ना हम ऐसा बोलते हैं कि प्रीमाइस ऑफ ऑडिट है कि मैनेजमेंट ही प्रिपेयर करेगा, मैनेजमेंट कंट्रोल्स लगाएगा। इस बेसिस पे मैं जाता हूँ चेक करने के लिए। अगर ये दोनों बातें नहीं है तो मैं एक्चुअली चेक करने जा ही नहीं सकते। तो हम बोलते हैं प्रीमाइस ऑफ ऑडिट क्या है कि मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रिपरेशन और इंटरनल कंट्रोल्स के लिए। तो इंटरनल कंट्रोल्स का प्रॉब्लम क्या है मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ये ना एक आदमी है, इसका नाम है सूर्या, ठीक है? एक आदमी है अजय। ये सूर्या बैठता है वेयर हाउस में। कहाँ बैठा सूर्या जी? वेयर हाउस में बैठा है। अजय बैठा है पेमेंट डिपार्टमेंट। इन दोनों को हमने अलग अलग रखेला है। क्या रखा है? अलग अलग रखा है। क्रॉस नहीं है, डिफरेंट लाइन लेता हूं। इनके बीच में हमने क्या कर दिया? एक दीवार खड़ी कर दी है। क्या खड़ी कर दी? दीवार। वो दीवार इसलिए खड़ी करी कि वो कंट्रोल है कि जब भी गुड्स आएगा, गुड्स यहाँ पे आएगा, ये बंदा चेक करेगा कि गुड्स बराबर है कि नहीं है, क्वालिटी बराबर है कि नहीं है, और जो मंगाया था उसके हिसाब से आया कि नहीं आया, ये वो ऑथोराइज करेगा। उसके बाद में ये जाएगा इनके पास। ये बंदा फिर से वही काम चेक करेगा कि भाई ऑथोराइज है कि नहीं है, गुड्स आया कि नहीं आया। उसके बाद में ही ये
पेमेंट रिलीज करेगा। तो ये पेमेंट रिलीज करने से पहले इस बंदे को क्या चाहिए, इसको सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए कि जो भी आया है गुड्स, उसके सब डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आया है, स्टैम्प होनी चाहिए, क्वालिटी इंस्पेक्शन हो गया है, जो परचेज रेज किया था उसके हिसाब से आया, सब कुछ चेक करेगा तब जाके पेमेंट रेज करेगा। तो ये कंपनी ने क्या रखा रखा है, कंट्रोल। क्या लगा रखा है बेटा, कंट्रोल। अब क्या हुआ, ये सूर्या और ये अजय ये आपस में मिल गए। इन्होंने बोला एक काम कर सूर्या, तेरे पास माल आए कि ना आए, एक फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना, स्टैम्प लगाना, लगा के मुझे भेज देना। जैसे ही अजय के पास आएगा, अजय बोलेगा डॉक्यूमेंट्स आ रहे थे तो मैं पेमेंट करके रिलीज कर दूंगा। तो भैया कंट्रोल्स का क्या हो गया, बाबा जी का टुल्लू हो गया कि कंट्रोल्स को लोग बाईपास कर गए, क्योंकि लोग कॉल्यूड कर गए। तो क्या हो गया, कंट्रोल्स बाईपास हो गया। तो भाई साहब आपने बोला था आप तो कंट्रोल्स लगाते हो, आपने कंट्रोल्स लगाए, आपने के कंट्रोल्स बाईपास हो सकते हैं क्योंकि उनकी अपनी खुद की क्या है, लिमिटेशन है। तो भाई इसकी वजह से भी मैं तुम्हें गारंटी नहीं दे सकता। तो मैंने बोला कि भाई यार फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर ही दो बातें हैं, एक तुम्हारा प्रेपरेशन, प्रेपरेशन में क्या होते हैं, जजमेंट, और यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा कंट्रोल्स, वो क्या हो जाते हैं, बाईपास हो जाते हैं। तो उसकी वजह से भाई मैं तुम्हें नहीं दे सकता गारंटी। अब बोलो सामने वाला कुछ बोल सकता है क्या, बोलेगा यार कुछ नहीं बोल सकता, भाई ने हमारी आवाज़ बंद कर दी, भाई ने जो पॉइंट रेज किए बिल्कुल वैलिड पॉइंट रेज किए। तो एक बार लिखेंगे यहाँ पे एक बार साथ में मेरे, मेरे को पहले पढ़ा लेते हैं फिर अपन यहाँ पे आते हैं, है ना। चलो क्या लिखा है यहाँ पे कि प्रोसेस ऑफ ऑडिट सफ़र करता है, सफ़र कर रहा है बेचारा किससे, सर्टेन इनबिल्ट लिमिटेशन से, इनबिल्ट है मतलब अंदर ही होके आ रही है, ड्यू टू विच ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस दैट एफएस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जो कि किसके से होता है, फ्रॉड और एरर की वजह से। ये फॉलोइंग फैक्टर की वजह से अराइज होती है। पहला क्या है, नेचर ऑफ, नेचर ऑफ, नेचर ऑफ बेटा जी, नेचर ऑफ बेटा जी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है। प्रिपरेशन ऑफ एफएस इन्वॉल्व्स मेक मैनी जजमेंट बाय मैनेजमेंट, जजमेंट क्या होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, उसमें क्या होती है, अनसर्टेनिटी होती है, उसकी वजह से वो एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं दे सकता है। सो हमारा टेक अवे क्या है यहाँ से, जजमेंट्स और उसमें क्या है, सब्जेक्टिविटी और अनसर्टेनिटी। ठीक है, अगला कि ऑडिट का एक प्रीमाइस है कि मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिपरेशन ऑफ एफएस फॉर एफआरएफ या सुटेबल इंटरनल कंट्रोल्स लगाना। ये हमारा ऑडिट का प्रीमाइस है कि तू ही कंट्रोल लगाएगा और तू ही प्रिपरेशन ऑफ एफएस करेगा, तू बोले तो मैनेजमेंट। However, such controls may not have operated to produce reliable financial information due to their own limitation। वो own limitation का एग्जाम्पल क्या था, कॉल्यूशन। ये एक लिमिटेशन का एग्जाम्पल है कि भाई वो कॉल्यूड कर सकते हैं तो कंट्रोल्स का अपना बाईपास हो सकता है। एग्जाम्पल एग्जैक्टली वो लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी डिवाइस अ कंट्रोल दैट बिल शुड रिफ्लेक्ट स्टैम्प एंड सिग्नेचर ऑफ ऑथोराइज पर्सन। कहाँ पे, वेयर हाउस में गुड्स रिसीविंग सेक्शन के अंदर, कि भाई कब आया और कभी नहीं आया, कभी नहीं आया मतलब कब आया। ये एक एग्जाम्पल है कि कंट्रोल डिवाइस किया कंपनी ने ताकि वो ही परचेज बिल का पेमेंट होगा जिसके लिए गुड्स एक्चुअली में रिसीव हुआ है। नाउ व्हाट हैपेंस, अब क्या होगा देखिए आगे। आगे क्या होता है, अगर ये अकाउंटेंट और ऑथराइज पर्सन इन वेयर हाउस ऑफ द गुड रिसीविंग सेक्शन कॉल्यूड, ये दोनों क्या हो गए, मिल गए। इन दिस केस ओवरराइडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ड्यू टू कॉल्यूशन बिटवीन टू पर्सन, सच ए प्रोबेबल कंक्लूजन इज द लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल्स इटसेल्फ। ये एग्जाम्पल एग्जाम में ऐसा का ऐसा ही लिखने का है क्या, नहीं, थोड़ा अपना लैंग्वेज मॉडिफाई करके लिख सकते हो। बेसिकली हाईलाइट क्या करने का है, कॉल्यूशन एस्पेक्ट हाईलाइट करने का है। ठीक है, अभी हाँ इसको समराइज कर लेते हैं। मैं तुमको जैसे लिखता हूँ ना थोड़ा बहुत, ये सब अभी नहीं लिखने का, मैं बोलूँगा तभी लिखने का है। चलो, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पहला पार्ट, MGMT इज, MGMT बोले तो क्या, मैनेजमेंट फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस। सेकंड, मैनेजमेंट मेक्स
judgments in the preparations. Judgments have subjectivity and degree of uncertainty, due to which auditor can't give absolute level of assurance. ये मेरा पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 क्या लिखेंगे? कंट्रोल्स के बारे में लिखेंगे। चलो कंट्रोल रखेंगे। प्रीमाइस ऑफ ऑडिट क्या होता है? प्रीमाइस ऑफ ऑडिट ये है कि मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबल है फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस एंड, मेन बात अब लिखने वाला हूँ, डिवाइजिंग या इम्प्लीमेंटिंग सुटेबल इंटरनल कंट्रोल्स फॉर डिवाइजिंग सुटेबल इंटरनल कंट्रोल फॉर, देखा तो नहीं? इनको इसको ऐसे नहीं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड की लैंग्वेज से थोड़ा सा डिविएट हो गया था, मैं प्रॉपर लिख देते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं ऐसा वो बात लिखी थी वो भी सही थी, बट जस्ट दैट आईसीआई के कंटेंट के पर्पस लिखना पड़ेगा। प्रीमाइस ऑफ ऑडिट इज मैनेजमेंट अंडरस्टैंड एंड एक्नॉलेज इट्स responsibility for preparation and presentation of FS and devising suitable internal controls. But such internal controls may not have operated to produce reliable financial information due to their own limitations. See, in the starting, I'm just giving you a feel of how to write the answers. Afterwards, I will be making more of a summarized part. ऐसा नहीं है कि आगे जाके हवा में चलते जाएंगे, बट ज़्यादा डिटेल नहीं लिखेंगे। इन द स्टार्टिंग थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुम्हारा करवाते जा रहा हूँ, ताकि तुम्हें ऐसा नहीं लगे कि यार एग्जाम में कैसे लिखने का है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ऐसा चार्ट फॉर्म में नहीं लिखने का है। यू हैव टू प्रेजेंट एग्जैक्टली द वे इट इज़ रिटन इन द नोट्स। एग्जैक्टली ऐसा लिखने का। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर 2 पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। ये 2 पॉइंट क्यों स्पीड किए? ताकि तुम्हारे माइंड में पिक्चर सेट हो जाए कि एक जजमेंट्स को लेके है और एक प्रीमाइस को लेके है, बट अल्टीमेटली वो कंट्रोल्स के ऊपर बॉइल डाउन हो जा रहा है। सो इफ़ यू आर एबल टू मेमोराइज इट, रिटेन इट, कि जजमेंट्स के बारे में क्या लिखूंगा, प्रीमाइस के बारे में क्या लिखूंगा, कंट्रोल्स के बारे में क्या लिखूंगा, तुम्हारा काम सेट है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट स्टूडेंट फेस इन ऑडिट इज कि यार है ना, मतलब पढ़ तो लिया, याद तो सब पढ़ लिया, रिटेन नहीं हो पा रहा है। ऐसा लगता है कि सब कुछ भूलते जा रहा हूँ। एग्जाम में बैठते हैं फिर लगता है कि अरे एग्जाम में पढ़ के तो आया था, बट रिकॉल नहीं हो पा रहा है। सो दिस इज द मैथड टू रिकॉल इट। अदरवाइज मेरे को क्यों करने का है ये सब? मैंने तो ये समझा ही दिया था ना तेरे को, हाँ, कि ये सिर्फ इसीलिए बना रहे हैं ताकि हम रिकॉल कर पाएँ। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज, वही मैं फिक्स कर रहा हूँ यहाँ पे। समझा क्या तेरे को? ये नोट करने का है। आगे बढ़ते हैं। अब जब उसकी गलती निकाली है तो थोड़ी बहुत अपना भी बता देते हैं कि हमारा क्या है। तो अगला हम लिखते हैं नेचर ऑफ ऑडिटिंग प्रोसीजर्स। एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद आगे जाके बात करते हैं इस बारे में। एक ब्रेक चलेगा? कितना टाइम हो गया तुमको करते हुए? हाँ, जस्ट 40 मिनट्स है, बट स्टिल टेक अ ब्रेक। क्या रे, समझ में आया ना तेरे को? हाँ,
लॉजिकली समझ में आ रहा है ना कि हम क्या बातें कर रहे हैं, क्यों बातें कर रहे हैं। भाई सामने वाले को समझाना तो पड़ेगा ना कि तू क्यों रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा है, तू क्यों गारंटी नहीं दे रहा है। तो समझा ही तो रहा हूँ मैं उसको। मैंने उसको समझाने का तरीका क्या है, जैसे सिंपल से बोल सकता था, मैंने बोला नहीं, लेट्स कैटेगराइज इनटू मल्टीपल एलिमेंट्स, ताकि उसको भी समझ में अच्छा आएगा। तो मैंने एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पॉइंट ऑफ व्यू समझाया। अब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू समझाता हूँ कि भाई मेरे प्रोसेस में भी कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बोले तो क्या, देयर आर सर्टेन लिमिटेशन जिसके बियॉन्ड मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम है। अब तुम्हें स्टैंडर्ड बताओ, स्टैंडर्ड सिस्टम क्या होता है। यू डू प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स क्यों करते हो, क्यों करते हो रे, तुम्हें एविडेंस मिलता है। तुम एविडेंस को क्या करते हो, इवैल्यूएट करते हो, एंड देन तुम कंक्लूड करते हो, कंक्लूजन फॉर्म करते हो, फाइनली तुम ओपिनियन इशू कर देते हो। ये एक सिंपल है। अब जो तुम प्रोसेस परफॉर्म करते हो टू गैदर व्हाट एविडेंसेस, वहां पे दो तरह की लिमिटेशन है। द प्रोसीजर दैट यू आर परफॉर्मिंग टू गैदर द एविडेंसेस, वहां पे दो तरह की लिमिटेशन है। पहली है प्रैक्टिकल लिमिटेशन। प्रैक्टिकल लिमिटेशन बोले तो क्या, कैन यू चेक 100% ऑफ ट्रांजेक्शंस? नो, वी डू नॉट चेक 100% ऑफ ट्रांजेक्शन, वी फॉर्म आवर ओपिनियन बाय डूइंग व्हाट, सैम्पलिंग। ये अपन ने कल भी समझा था, आज फिर से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक बॉक्स है, बॉक्स पूरा बॉक्स क्यों नहीं बना भाई प्रॉपर स्क्वायर में, रुको, ये नहीं बनेगा, इसकी इच्छा नहीं है बनने की। इसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, अलग अलग टाइप के। ये समझना, अभी स्टार्टिंग में समझा रहा हूँ इतना डिटेल में, क्योंकि तुमको ABCD नहीं पता है ऑडिट की। बाद में तुम बोलोगे यार ये सब तो इतना इजी आइटम था, आप इतना क्यों समझाते थे। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के और ट्रांजेक्शन्स ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं रे, बेसिकली हम एक टेक्निक लगाएंगे और इसमें से कुछ सैंपल ड्रॉ कर लेंगे। जब तुमने ये ड्रॉ किया, तुम्हें हर तरह का आइटम मिल गया क्या मोटा मोटी इसमें? हाँ, तुम्हें येलो वाला भी पिक हो रहा है, ब्लैक भी पिक हो रहा है, रेड भी पिक हो रहा है, ब्लू भी पिक हो रहा है, हर तरह का मोटा मोटी इसमें सैंपल पिक हो गया। तुम इसको टेस्ट करोगे और इसको टेस्ट करने के बाद में अपनी ओपिनियन फॉर्म कर लोगे, राइट, कि ये सैंपल बराबर है कि नहीं है। अब इसमें देखिए, जो बाकी आइटम है ना, इस येलो के बार वाला, वो तो छूट गया ना। तो तूने माना कि सैम्पलिंग एक टेक्निक यूज करी, उसे टेस्ट कर लिया, बट बाकी तो छूट ही रहा है ना। तो एक्स्ट्रा प्रोसेस परफॉर्म करेगा, बट देर इज अ चांस कि यहाँ पे कुछ तो रह ही सकता है। मैंने कहा रह सकता है, आई एम गोइंग टू टू अ डिटेल लेवल ऑफ टेस्टिंग, अदर भी काम करूंगा, बट दिस इज एन इनहेरेंट लिमिटेशन। मैं सारा चेक कर सकता हूँ क्या? सारा चेक नहीं कर सकता। तो ये मेरी प्रैक्टिकल लिमिटेशन है ना, कि मैं सब कुछ चेक नहीं कर सकता, मैं सैम्पलिंग के बेसिस पे चेकिंग करता हूँ और उसके बेसिस पे ही ओपिनियन फॉर्म करता हूँ। सो ये मेरी एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन है, इसको मैं हटा नहीं सकता। आज की डेट में हटा सकता है क्या? नहीं हटा सकता। अगला बोल। उसने बोला अगला बता। मैंने बोला लीगल लिमिटेशन भी है। बोले लीगल क्या लिमिटेशन है तेरी? मैंने बोला कि मैं क्या करता हूँ, मैनेजमेंट के पास जाता हूँ, उसको बोलता हूँ कि मुझे एविडेंस दे। अगर वो मुझे एविडेंस नहीं दे रहा है तो क्या करूँगा? बोले उसको मार ले। मैंने कहा मार नहीं सकता, मैं प्रोफेशनल हूँ, तो उसको डरा दे, धमका दे। मैंने कहा ये सब मैं नहीं कर सकता यार, मैं प्रोफेशनल हूँ। मैं मैनेजमेंट के पास जाऊँगा, मैनेजमेंट शायद मुझे सारी इन्फॉर्मेशन ना दे, उसकी इच्छा है नहीं देने की तो नहीं देगा वो। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता। मैक्सिमम मैं क्या कर सकता हूँ, रिपोर्ट कर सकता हूँ कि भाई मुझे सब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो इसकी वजह से भी तो मैं गारंटी नहीं दे सकता ना। बोले कि हाँ यार, बात तो तेरी सही है कि तू मैनेजमेंट को फोर्स तो कर नहीं सकता। मैक्सिमम तू क्या कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है। मैनेजमेंट तू सारी इन्फॉर्मेशन दे ना दे, क्या ही पता देखो भी। तो यस, लिमिटेशन तो है। तो मैंने बोला मैनेजमेंट may not provide complete information. ऑडिटर फोर्स कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। कैन नॉट फोर्स मैनेजमेंट। मैक्सिमम बेचारा क्या कर सकता है? मैक्सिमम ही कैन रिपोर्ट। सो एविडेंस को गैदर करने में दो तरह की बाधाएं हैं। बाधा बोले तो लिमिटेशन है। पहली क्या है अपने पास बेटा? प्रैक्टिकल। दूसरी क्या है बेटा अपने पास? लीगल। डन डना डन डन। समझ में आ गया मामला? और कुछ है भैया आगे? हाँ, आगे भी है ना बेटा। ऐसे अब मैनेजमेंट की बात कर सकता हूँ कि ये मैनेजमेंट है ना, फ्रॉड में इन्वॉल्व हो सकता है, यस और नो? मैनेजमेंट फ्रॉड कर सकता है क्या?
कर सकता है। तू सारे फ्रॉड पकड़ सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, हमारा काम फ्रॉड पकड़ना है क्या? हमारा काम तो एग्जामिनेशन करना है। एग्जामिनेशन में फ्रॉड पता भी पड़ सकता है, नहीं भी पता पड़ सकता है। हमारे प्रोसीजर फ्रॉड पकड़ने के लिए नहीं बनाए जाते। बात माइंड में सेट करो, अपन क्या करने आए? फ्रॉड पकड़ने आए कि ऑडिट पकड़ने आए? ऑडिट करने आए, ऑडिट करने आए। फ्रॉड पता है कैसे पकड़ते लोग? बैंक में फ्रॉड हुआ, टीम जाती है, पता है कि इस अकाउंट में गड़बड़ हुई है, उसी अकाउंट को डिटेल में चेक करती है और फ्रॉड के हिसाब से चेक करती है। हम किस हिसाब से चेक करते हैं? हम ये चेक करते हैं कि एज पर एफआरएफ बने कि नहीं बने हैं। तो हमारा काम फ्रॉड पकड़ना नहीं है, पर मैनेजमेंट फ्रॉड में इन्वॉल्व हो सकता है। फ्रॉड सोफिस्टिकेटेड, केयरफुली डिजाइंड स्कीम ऑफ थिंग्स होती है, और हमारे प्रोसीजर में नॉट बी इफेक्टिव टू डिटेक्ट व्हाट? फ्रॉड। सो अगेन, बुक हमारा नाम क्या है टॉपिक का? नेचर ऑफ ऑडिटिंग प्रोसीजर्स। इसलिए मैं बोल रहा हूं ऑडिट प्रोसीजर्स माइट नॉट बी इफेक्टिव टू डिटेक्ट व्हाट? फ्रॉड। मैनेजमेंट फ्रॉड कर सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है डिफरेंट स्कीम, कॉल्यूड कर सकता है, वो सब भी कर सकता है। और क्या कर सकता है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट्स को फैब्रिकेट कर सकता है। फैब्रिकेट बोलो तो क्या? लेमिनेट करके ले आएगा, है ना? अरे लेमिनेट अलग होता है, फैब्रिकेट अलग होता है। फैब्रिकेट मतलब क्या? झूठा झूठा कर सकता है। हमारा एक क्लाइंट था, हम उसके पास जो भी इनवॉइस मांगते थे ना, सब जेरोक्स दे रहा था। तो हमने कहा सबका जेरोक्स जेरोक्स क्यों दे रहा है? बाद में पता किया उनका खुद का स्टाफ ही इनवॉइस बनाता था, उसका प्रिंट साइन करता था, सब कुछ लगाता था, फिर प्रिंट मार के हमको दे रहा था। मतलब फर्जी इनवॉइस थे। अभी जनरली बिल्कुल फैब्रिकेशन होगा तो पकड़ में आ जाएगा, बट अगर मामला स्मार्ट है, आदमी स्मार्ट है, तो फैब्रिकेटेड आपको पता पड़ेगा क्या? नहीं पता पड़ेगा। तो वो बोलेगा कि अरे 500 का नोट तो पता पड़ता देखो। मैंने कहा 500 के नोट को पता करना इजी है, बट ये एग्रीमेंट फर्जी है क्या, इनवॉइस फर्जी है क्या, ये हमारा काम नहीं है चेक करने का। हम कोई ऑथेंटिकेशन करने तो ना बैठते हैं। हम जनरली मानते हैं सब कुछ सही है, बट मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट को फैब्रिकेट करके हमको विश्वास दिला सकता है कि ओरिजिनल है। हमको और हमको नहीं पता पड़ेगा। पॉसिबल है? पॉसिबल बिल्कुल है। आज के टाइम में लोग पासपोर्ट को फैब्रिकेट कर देते हैं, और पासपोर्ट नहीं पता पड़ता है लोगों को, तो हमें एग्रीमेंट और डॉक्यूमेंट पता पड़ेंगे क्या? और तुम सोचोगे कि यार भैया आप क्यों ना करवा लेते हो, आप सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले भेज दो जस्ट चेक करने के लिए कि ओरिजिनल है कि नहीं है। अरे ऐसे करने जाएंगे तो पूरा टाइम ही निकल जाएगा। एक लिमिटेड टाइम में काम खत्म करना पड़ता है, और उसका खर्चा भी तो है। समझ रहे हो क्या? ये खर्चा कौन बेयर करने वाला अल्टीमेटली? तुम क्लाइंट से तो लेने वाले हो। ऑडिट महंगी पड़ जाएगी ऐसे तो करेंगे तो, क्योंकि ऑडिट क्या है? कंप्लायंस कॉस्ट है। अगर ऐसा खर्चा कराने जाओगे ऑडिट को, तो क्लाइंट लॉस में आना चालू हो जाएंगे। समझ रहे थे को मेरी बात? तो मैनेजमेंट में फैब्रिकेट व्हाट? डॉक्यूमेंट्स, एंड मे मेक ऑडिटर बिलीव दैट documents are genuine. However, in reality, they could be fake or non-genuine. डॉक्यूमेंट्स आर जेन्युइन और वैलिड भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये बातें हो गई। अभी तक अपन ने क्या बोला? ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करते हो, प्रोसीजर के अंदर एविडेंस गैदर करने को लेके। प्रोसीजर में एविडेंस गैदर करने को लेके दो लिमिटेशन है, एक प्रैक्टिकल एक लीगल। प्रैक्टिकल बोलते तो क्या? सैम्पलिंग करते हैं। और लीगल क्या है? मैनेजमेंट को फोर्स नहीं कर सकते। सेकंड कि मैनेजमेंट यार फ्रॉड कर सकता है और हमारे प्रोसेस फ्रॉड को ना पकड़ पाए, तो उससे क्या तेरे को दे देना? अरे फ्रॉड को नहीं पकड़ पाएंगे, फ्रॉड हो सकता है, तो मैं कैसे तुम्हें गारंटी दे दूंगा? इसलिए मैं गारंटी नहीं दे सकता, इसलिए मैं तुम्हें क्या देता हूँ? रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस। मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट्स को फैब्रिकेट भी तो कर सकता है, मुझे नहीं पता पड़ेंगे, मुझे लगेगा कि वैलिड है, बट एक्चुअल में क्या है? फेक है, नॉन जेन्युइन है। तो अपनी बात को जैसे लिख देंगे, किसी को और डाउट ना रह जाए। ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ वॉट? expert in authentication of documents. जस्ट ये बात मैंने लिखी है ना यहाँ पे, तो कोई मुझे क्वेश्चन करेगा कि भाई तू क्यों नहीं चेक कर रहा है, तो मैंने बोला मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ किसका?
ऑथेंटिकेशन का एक्सपर्ट नहीं हूँ। ऐसा लिखना जरूरी है क्या? अरे नहीं लिखेंगे, सामने को पता कैसे पड़ेगा कि तू एक्सपर्ट नहीं है? वो तो देखो क्वेश्चन ही करेगा ना कि तू यहाँ पे अलर्ट क्यों नहीं रहा। मैंने बोला कि भाई सुन मेरी बात, नीचे देख, मैं एक्सपर्ट नहीं ऑथेंटिकेशन का। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, तुम एक बात समझते हो, रिलेटेड पार्टी। देखो रिलेटेड पार्टीज होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलायंस एक ग्रुप है, उसकी 150 रिलेटेड पार्टीज है, उसकी सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर। टाटा के अंदर लगभग 200-300 सब्सिडरीज होगी। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस को बेटर ऑपरेट करने के लिए एक होल्डिंग बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस को सब्सिडरी में बांट देते हैं। ये करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये एक जरिया बन गया है पैसे को डाइवर्ट करने का, फ्रॉड करने का, सब कुछ करने का। कंपनी को रेवेन्यू इन्फ्लेट करना है, सब्सिडरी को सेल की एंट्री पास कर देगा और सेल्स बढ़ा देगा। तुम जाके सब्सिडी से पूछोगे तुमको माल बेचा क्या, वो बोलेगा आप बेचा। माल आया क्या, बोलेगा माल आया। एक्चुअल में कुछ हुआ क्या, एक्चुअल में कुछ नहीं हुआ है, पर वो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देगा। यहाँ से ट्रांसपोर्टर निकला खाली ट्रक लेके, इनवॉइस लेके निकला, वहाँ पे गया, वहाँ ट्रांसपोर्टर का ट्रक पहुँचा, वहाँ एंट्री हुई, गुड्स का अनलोडिंग हो गया, खाली है लेकिन बुक्स फर्जी अनलोडिंग हो गया, फर्जी इनवॉइस बना के रिकॉर्ड कर लिया। कंपनी को क्या फायदा मिला, कंपनी की सेल्स दिखी हुई है। भैया कोई सेल्स बढ़ावा क्यों दिखाता है, कंपनी लिस्टेड एंटिटी है, मार्केट में सेल्स नीचे जाती है तो शेयर प्राइस नीचे हो जाता है। तो शेयर प्राइस नीचे ना जाए उसके लिए क्या किया, फर्जी सेल बुक कर दी है। अगर कोई कंपनी ऐसा कर रही होगी तो डॉक्यूमेंट के ट्रेल से तुम्हें पता पड़ेगा, नहीं पता पड़ेगा। तुम सामने वाले से पूछोगे तुमको माल बेचा क्या, हाँ। तुमसे पैसा लेना है क्या, हाँ। ऐसा हाँ बोल देता है भाई। तो रिलेटेड पार्टी के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, एक स्पेसिफिक मेजर एरिया है, इसीलिए हाईलाइट करके बोला है कि यहाँ पे लफड़ा हो सकता है। इसकी वजह से हम आपको क्या नहीं दे सकते, एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं दे सकते, आपको क्या देते हैं, गारंटी देते हैं। तो हम लिखते हैं कि एंटिटी may enter into related party transactions. Such transactions may not have actually occurred. They might be just dummy or book entry. इसलिए आगे लिखते हैं auditor might not be aware of such transactions and relationships. समझा? सो कुल मिला के अपन ने ये बातें करी अभी तक यहाँ पे। सो पहले अपन ने क्या बोला, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को फर्स्ट पॉइंट बोल दिया। सेकंड अपन ने नेचर ऑफ ऑडिटिंग प्रोसेस को ये बोल दिया। तुम बोलोगे भैया रिलेटेड पार्टी को यहाँ क्यों लिखा, अरे रिलेटेड पार्टी की भी तो ट्रांजेक्शन है, उसको भी तो हम चेक करेंगे। तो उन हमारे प्रोसीजर्स उसको नहीं पकड़ पा रहे, इसलिए हम यहाँ पे ऑडिटिंग प्रोसेस में इसको इंक्लूड कर लिया। तो बेसिकली आपने क्या क्या बोला, फर्स्ट प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन, सेकंड क्या बोला, मैनेजमेंट फ्रॉड कर सकता है, तीसरा मैनेजमेंट फैब्रिकेट कर सकता है, फोर्थ हम एक्सपर्ट नहीं है, फिफ्थ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो सकते हैं जो उसके बारे में अवेयर ना हो, वो जस्ट डमी और बुक एंट्री होंगे। एक बार देखेंगे नोट्स में इसको, फटाफट से देखेंगे। नेचर ऑफ ऑडिटिंग प्रोसीजर, देखो ऑडिटर अपना काम करता है, एविडेंस गैदर करता है थ्रू परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। इसको मैं क्या लिखूंगा, ऑडिटर परफॉर्म्स ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस, हाउएवर देयर आर practical or legal limitation on ability to obtain evidences. Example, auditor do not test all transaction balances, he performs by testing samples. Example किसका हो गया ये, practical limitation का। Management may not provide you complete information as requested by auditor. There is no way you can force the management, you cannot force the management, there is no way you can force it, he can only report. It is an example of what, legal limitation on ability to obtain audit evidences by performing audit procedure. संपला, संपला नहीं समझा तेको। It may be engaged in concealing fraud by designing sophisticated and carefully organized scheme of things which may be hard to detect by auditor. He may produce fabricated documentation before the auditor, lead him believe that audit documents are valid. However, they could be fake or non-genuine. ऑडिटर क्या नहीं होता है, एक्सपर्ट नहीं होता है, किसका, ऑथेंटिकेशन का। ये पॉसिबल है कि एंटिटी एंटर हुई है
ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टीज। वो ट्रांजेक्शन सिर्फ पेपर ट्रांजेक्शन है, डमी ट्रांजेक्शन है, फेक ट्रांजेक्शन है, एक्चुअली में अकर नहीं हुए हैं। ऑडिटर अवेयर नहीं होगा इस बारे में, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, यू वांट टू टेक अ ब्रेक एंड जस्ट गो थ्रू इट वंस, टेक अ 2 minute break, just go through it once, read it thoroughly and then come to the next point। easy है ना, बिल्कुल easy peasy है रे, एग्जाम में आएगा ही 4 नंबर का। चलो ब्रेक ले लिया क्या? हाँ ब्रेक लेने का है, जब मैं बोलता हूँ ब्रेक लेने का मतलब ब्रेक लेने का है, नहीं तो तुम्हारे माइंड का हो जाएगा दिनादिन धा नहीं एक्चुअली आपको ना अंडरस्टैंड कि तुम्हारा अपना माइंड कितना एब्जॉर्व कर सकता है इन अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन। समराइज करते हैं इसको, नेचर, और ये लिखेंगे आप, ऊपर वाला भी आपको कॉपी करना तो आप अपने हिसाब से कॉपी कर सकते हो, बट मेन आप ये ले लीजिए। फर्स्ट, ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, है ना, ए मतलब होता है ऑडिट एविडेंस, तो यहाँ पे होगा प्रैक्टिकल लिमिटेशन, दूसरा है यहाँ पे लीगल लिमिटेशन, सेकंड है मैनेजमेंट फ्रॉड, सोफिस्टिकेटेड एंड, साथ के साथ में लिखते जाओ, केयरफुली डिजाइंड स्कीम ऑफ थिंग्स। ओके, थर्ड, मैनेजमेंट फैब्रिकेट, क्या फैब्रिकेट करता है रे भाई? डॉक्यूमेंट्स को, मे बी फेक और नॉन जेन्युइन। फोर्थ लिखेंगे इसके अंदर, ऑडिटर नॉट एन एक्सपर्ट, किसका? ऑथेंटिकेशन का। लास्ट देखो मेरे पास क्या थोड़ा सा एक स्मार्ट टूल है, तो मैं इसको फटाफट जैसे खींच सकता हूँ। ठीक है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, पेपर ऑडिटर माइट नॉट बी अवेयर। चलो लिखो तुम फटाफट, जब तक मैं थोड़ा लाइनिंग कर देता हूँ इसको। ये जब भी तुम खोलोगे ना, तुम्हें खोलते याद आ जाएगा, बट तुम्हें खोलना पड़ेगा ऐसा नहीं लिख के रख लिया, लिख के रेगुलरली इसको ओपन करोगे तो याद आ जाएगा कि हाँ हमने क्या 5 मेन पॉइंट पढ़े थे। कुछ मिस तो नहीं किया अपन ने? नहीं मिस किया। लीगल में थोड़ा सा लिख लो, कांट फोर्स ओनली रिपोर्ट, डिपोर्ट नहीं रिपोर्ट, हाँ यूएस वाले कर रहे हैं डिपोर्ट, अपन का कर रहे हैं रिपोर्ट। डू नॉट टेस्ट ऑल ट्रांजेक्शंस। चलो ये हो गया अपना नेचर ऑफ ऑडिटिंग प्रोसीजर। सेम वे नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में था, वहाँ क्या तो बात थी जजमेंट और व्हाट कंट्रोल्स। आगे आएगा थर्ड, ऑडिटर ऑडिट इज नॉट इन्वेस्टिगेशन। देखो हमारे पास एक टॉपिक भी आगे जाके ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं है, मैंने तुम्हें समझाया भी है। बैंक में फ्रॉड हुआ तो किसी ने एलिज किया कि भाई ऐसा हुआ है, एक्चुअल में होता है कि नहीं होता है कब पता पड़ता है? जब इंक्वायरी बैठती है, वो चेकिंग करते हैं, उसके बाद में रिपोर्ट आती है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि हमको किसी ने बोला कि यहाँ पे फ्रॉड हुआ है तो ढूंढो। इन्वेस्टिगेशन में वो ढूंढा जाता है। तुम्हारे पास लीगल पावर है क्या? तुम किसी को पकड़ सकते हो, गीता की कसम खिलवा सकते हो, फोर्स कर सकते हो? नहीं। इन्वेस्टिगेशन में रहती रहे, वो जाके ऐसा बोल सकता है गीता पे हाथ की कसम खा, वो डंडा वंडा भी मार सकता है।
अपने पास वो सब नहीं रहता है, इसलिए हम बोलते हैं ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं है। जब इन्वेस्टिगेशन नहीं है तो क्या, इन्वेस्टिगेशन नहीं है इसलिए मैं खुद गारंटी नहीं ले सकता हूँ और मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता हूँ, इसलिए मैं आपको क्या दे रहा हूँ, रीजनेबल अश्योरेंस। इतनी बात है। फोर्थ, ये चीज़ समझने में थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि तो मैं माइंड में कैसे डालूँ। देखो, अपन को मार्च होता है अपना ईयर एंड, है ना, क्लाइंट ने फाइनेंशियल दिए अप्रैल में, तुम्हें रिपोर्ट देनी फॉर एग्जांपल जून तक, तुम्हें कितना महीना मिला, अप्रैल, मई और जून। अभी अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि तुम्हें जून में रिपोर्ट देनी है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन बोलूँ कि और करते जा और करते जा और डिटेल चेकिंग करते जा और डिटेल चेकिंग करते जा, मुझे रिपोर्ट देना दिसंबर में, तुम्हें दिसंबर की रिपोर्ट की वैल्यू होगी क्या? हाँ, नहीं होगी, जनरली नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भैया? अभी यहाँ की इन्फॉर्मेशन यहाँ तक मिल जाए तो रेलेवेंट है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी तो कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि अगले साल का वापस मार्च आ जाएगा, तो ये इन्फॉर्मेशन तो बहुत पुरानी हो गई ना। मतलब समय के साथ इन्फॉर्मेशन वैल्यू कम होती जाती है। बट मैंने बोला जितना समय आगे जाएगा उतना ज़्यादा एक्यूरेट रिपोर्टिंग कर पाऊंगा, तो उतना ज़्यादा चांस है ना गारंटी देने का। मैंने बोला लेकिन यार ऐसा तो नहीं चलेगा, एक गारंटी के चक्कर में तो तुम बोलोगे कि मैं नेक्स्ट ईयर देता हूँ, पर नेक्स्ट ईयर उसकी इन्फॉर्मेशन की रेलेवेंस रहेगी क्या? सो कोई रेलेवेंस नहीं रहेगी, क्योंकि वैल्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन डिक्रीज ओवर टाइम। तो हमें एक बैलेंस तो बनाना ही पड़ेगा। हमें अगर यहाँ रिपोर्ट देनी है तो हमें जितना प्रोसेस करना है, जो हम कर सकते हैं वो हम यहाँ तक करके ही रिपोर्ट देंगे, क्योंकि समय के साथ में जो इंफॉर्मेशन है उसकी रेलेवेंस कम होती जाती है। ये फंडा समझ में आया? आया तो डायरेक्ट पॉइंट बढ़ाता हूँ। देखो, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड में होती है, और डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन डिक्रीज ओवर टाइम, ऑडिटर कैन नॉट वेरीफाई ईच एंड एवरी मैटर। वो बोलेगा कि कुछ चीज़ें जो है मैंने इतना डिटेल में चेक नहीं किया, कुछ को मैंने हाई लेवल पे चेक किया, कुछ को मैंने कम चेक किया। वो बोलेगा अगर तुम ये टाइम दोगे तो मैं सारा चेकिंग कर दूंगा। तो मैंने बोला कि यू कैन नॉट वेरीफाई ईच एंड एवरी मैटर, तो यू विल हैव टू बैलेंस थिंग। देयरफॉर a balance has to be struck between the reliability of information and the cost of obtaining it. कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इट मतलब आप ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते कि मैं करते जाऊंगा और टाइम लूंगा, नहीं। आई हैव टू मेक अ बैलेंस बिटवीन रिलायबिलिटी एंड द टाइम। टाइम बोले तो कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इट, ये भी एक फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करेगा क्या, तू गारंटी नहीं दे पा रहा उसके लिए। यस, समझा? तो मैं एक बार लिखता हूँ यहाँ पे, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये बात समझी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर ही काम करने का होता है, चल लंबा लंबा नहीं चला सकते। एंड डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। ये बात भी क्लियर है कि समय के साथ में इंफॉर्मेशन की वैल्यू कम होती जाती है। ओके, क्या लिखते हैं, ये साथ में लिख लो, रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन डिक्रीज ओवर टाइम। ओके, ऑडिटर कैन नॉट वेरीफाई ईच एंड एवरी मैटर। वो करना तो चाहता है बट ये सब करने जाएगा तो समय ही निकल जाएगा। ईच एंड एवरी मैटर, देयर फोर ए बैलेंस हैज टू बी स्ट्रक, कि एक बैलेंस बिठाना पड़ता है। बिठाना पड़ने में क्या बोल रहा हूँ, बैलेंस हैज टू बी स्ट्रक बिटवीन व्हाट, रिलायबिलिटी ऑफ इन्फो एंड कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इट। समझा? अरे ये थोड़ा ट्रिकी पॉइंट था, जो लगता है ट्रिकी पॉइंट था, कोई ट्रिकी पॉइंट नहीं था, आराम से हो गया। दिस वॉज द फोर्थ रीजन। फिफ्थ, फ्यूचर के इवेंट्स।
फ्यूचर के इवेंट्स क्या होते हैं? आज धंधा है, कल नहीं है, आज हम हैं, कल नहीं है, आज तुम हो, कल तुम नहीं हो। अरे मतलब तुम आज पढ़ रहे हो, कल नहीं पढ़ोगे, कुछ भी हो सकता है ना। आज का अपने को, अरे अपने को नेक्स्ट सेकंड का नहीं पता, कल का क्या पता रहेगा। तो मैं कैसे गारंटी लेके बोल दूँ कि सब कुछ सही है, सब कुछ चलेगा। तो कंपनी में सीज ऑपरेशन, कोई एडवर्स इवेंट हो सकते हैं, कंपनी का प्रोडक्ट बाहर हो सकता है, नई टेक्नोलॉजी आ सकती है, उसकी वजह से वी कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस, वी कैन नॉट गिव गारंटी। Is this clear in your mind? Are you understanding it thoroughly from start to end? हाँ, सिंपल पॉइंट है, यहीं से कवर करेंगे वापस। देखो, एक एग्जाम्पल रह गया, समझा दूंगा। फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशन में अफेक्ट एंटिटी एडवर्सली। एक एंटिटी को फ्यूचर के इवेंट्स नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। एडवर्स इवेंट में सीरियसली अफेक्ट द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस। उस इवेंट की वजह से ऐसा भी हो सकता है कंपनी का बिजनेस को नेगेटिवली इम्पैक्ट हो जाए। बिजनेसेस में सीज टू एग्जिस्ट इन फ्यूचर ड्यू टू चेंज इन मार्केट की कंडीशन, नया बिजनेस मॉडल आ जाना, या फिर नए प्रोडक्ट्स का आना, या फिर कोई नए एडवर्स इवेंट का हो जाना। उसकी वजह से हम ओवरऑल क्या बोलते हैं, ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड ए गारंटी दैट एफएस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। इसको लिखते हैं क्या एक बार, इसको एक बार लिख देते हैं। फ्यूचर इवेंट्स में इम्पैक्ट एन एंटिटी adversely. It may affect entities' ability to continue its business. ओके, अगला पॉइंट लिखेंगे, बिजनेस में सीज टू एग्जिस्ट, किसकी वजह से, ड्यू टू मार्केट कंडीशंस, न्यू टेक प्रोडक्ट्स, ऑनसेट ऑफ न्यू बिजनेस मॉडल्स। जैसे पहले क्या था कि कुछ चीज़ को तुम हमेशा ऑफलाइन 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 कर रहे थे, अभी वो चीज़ सब कुछ ऑनलाइन 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 हो गई है, तो ऑफलाइन में कोई जा ही नहीं रहा है। न्यूज़पेपर का सेल्स कम हुआ कि नहीं हुआ? अरे सब पहले लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे, अब न्यूज़पेपर कोई मंगाता नहीं है, क्या है घर में कोई पढ़ना रहे, सब अपने फ़ोन में पढ़ते थे, तो न्यूज़पेपर का सेल इम्पैक्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ऐसा हो सकता है तो छोटा ही न्यूज़पेपर था और तेरे को कोई पढ़ नहीं रहा है अभी, क्योंकि तू ऑफलाइन में पढ़ रहा है, तो हो सकता है कि अभी नहीं चलेगा, कंपनी बंद भी हो सकता है, तो इनकी वजह से हो सकता है। या फिर कोई एडवर्स इवेंट बोल दो, एनी एडवर्स इवेंट्स। समझ में आया? आया। तो ये लिखेंगे, उसके बाद ये एग्जाम्पल कवर कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल क्या बोलता है कि तुम किसी एंटिटी की 2 साल से ऑडिट कर रहे थे, तो तुम्हें वहाँ पे उसके बारे में इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग मिला, तो तुमने क्या किया, थर्ड ईयर में कुछ किया नहीं, बोला कि अभी क्यों ही कुछ करने का है, 2 साल का जो इन्फॉर्मेशन है वो थर्ड ईयर में यूज़ कर लेते हैं, बिना कुछ इवेल्युएट किया कि वो वैसे के वैसे है कि नहीं है, उसमें कोई चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ, वो सब तुमने नहीं देखा। तुमने क्या, 2 साल जो किया उसका इन्फॉर्मेशन थर्ड ईयर में यूज़ कर लेते हैं कि जब 2 साल में बराबर थे तो तीसरे साल में भी ये बराबर होंगे। ज़रूरी है क्या? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो, it could be possible that something new has happened and that information is not relevant, so the information being relied upon by the auditor is not timely and may have lost reliability. कोई प्रोसेस पहले मैनुअल चल रहा था, कंपनी ने उस प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया और तुमने तो इवैल्यूएट किया ही नहीं, तो तुम्हें तो क्या लगता है मैनुअली होएगा, बट एक्चुअल में वो इन्फॉर्मेशन अब रिलेवेंट नहीं रही थी। तो यहाँ इसी से लिंक कर रहा है कि भाई हम पुरानी इन्फॉर्मेशन को यूज़ नहीं कर सकते, रिलेवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन टाइम के साथ में डिक्रीज हो जाती है। तुम्हें कोई रात को उठा के पूछ लेगा, ए बंधु, ए भाया, बताना तू गारंटी क्यों नहीं देता है ऑडिट के अंदर? तो मैंने बोला यार कि मेरी इनहेरेंट लिमिटेशंस है। बोले इनहेरेंट लिमिटेशन, बोले तो क्या? मैंने बोला पहला फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का लफड़ा है। पहला क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का लफड़ा है। उसमें क्या कि तुम जजमेंट लेते हो, जजमेंट में सब्जेक्टिविटी और क्या है, और क्या है, अनसर्टेनिटी है। सब्जेक्टिविटी है और क्या है, अनसर्टेनिटी है। सब्जेक्टिविटी है और क्या है, अनसर्टेनिटी है। फिर प्रीमाइस ऑफ ऑडिट है, तुम्हें पता है
प्रीमाइस ऑफ ऑडिट में दो बातें आती है। पहली बात कि मैनेजमेंट एक्नॉलेज करता है कि उस प्रिपरेशन ऑफ एफएस उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और कंट्रोल्स भी वही लगाएगा। पर कंट्रोल्स की ना अपने खुद की लिमिटेशन है ब्रो, उसको लोग कॉल्यूट करके बाईपास करके चले जाते हैं, तो रिलायबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। तो मैं कैसे गारंटी लेके तो बोलूँ? समझा? आगे बढ़। नेचर ऑफ ऑडिटिंग प्रोसीजर्स। ऑडिट में क्या करते हैं अपन? प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। क्यों करते हो? मज़ा आती है? नहीं। क्यों करते हैं? एविडेंस गैदर करते हैं। हम ऑडिट में प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं क्यों? एविडेंस गैदर करने के लिए हम प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। क्यों? एविडेंस को गैदर करने के लिए। पर उसमें दो लिमिटेशन है भैया। पहला प्रैक्टिकल, दूसरा लीगल। प्रैक्टिकल बोले तो व्हाट, कि अपन सब कुछ चेक नहीं करता है और ओपिनियन फॉर्म करता है उसी को लेके, तो प्रैक्टिकली सब चेक कर भी नहीं सकता इसलिए। सेकंड लीगल, सामने वाले को फोर्स नहीं कर सकता, मैक्सिमम क्या कर सकता हूँ? रिपोर्ट कर सकता हूँ। सामने वाला चालाक है, फ्रॉड कर सकता है, फैब्रिकेट कर सकता है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ ऑथेंटिकेशन का, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो ही ना हो, पेपर ट्रांजेक्शन हो, तो मैं कैसे तुमको गारंटी दे दूँ? मुझे तो पता ही नहीं पड़ेगा। सही बात। थर्ड, timeliness of financial reporting and decrease in relevance of information over time. Fourth, audit is not investigation. Fifth, future events. तो तीन बातें बहुत सिंपल है। इजी, इजी और पीजी। ये भी इजी। द एग्जामिनर एक्चुअली जनरली आस्क यू, पूछेगा तो ये पूरा एक डिस्क्रिप्टिव में पूछेगा बढ़िया से, 3 मार्क टू 4 मार्क में पूरा पूछेगा। सेम वे ये भी पूरा पूछेगा, 3 मार्क्स टू 4 मार्क पूछेगा। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो लिमिटेशन वर्ड तो यूज़ करेगा ही करेगा। अब लेकिन पूछने का तरीका क्या हो सकता है? एक जनरल पूछेगा कि क्या रीजन है लिमिटेशन के, देन यू हैव टू पुट ओनली 5 पॉइंट्स। वो पूछेगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेके क्या लिमिटेशन है, यू हैव टू पुट दिस पॉइंट। वो पूछेगा कि ऑडिटिंग प्रोसेस को लेके क्या पॉइंट है, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा ये पॉइंट। तो फर्स्टली यू हैव टू आइडेंटिफाई क्वेश्चन में लिमिटेशन का बात हुआ है क्या, तो तुम अपना माइंड यहाँ पे लेके आ जाओगे। उसके बाद में देखोगे कि वो जनरल पॉइंट्स पूछ रहा है पांचों, तो सारा नहीं लिखने का है, पॉइंट पॉइंट लिख के आने का है। अगर वो पूछ रहा है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो लिख के आने का है, तो ये पूछेगा तो ये लिख के आने का। बी वेरी क्लियर दैट व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग यू। अब इसको याद करने का तरीका भी है। ये क्या है? ईला, ईला आंटी नहीं रे, ILA, आई लव यू सुना तुमने? आई लव यू को आई लव यू कर दो, यू मतलब ईला कर दो रे, ईला, ILA। अभी ईला के ना 5 दोस्त है रे। कितने दोस्त है? 1 2 3 4 5। पहला काम करता है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, दूसरा करता है ऑडिट डिपार्टमेंट में, तीसरे के पास टाइम नहीं है काम करने का, फोर्थ इन्वेस्टिगेशन में काम करता है, और फिफ्थ को कोई काम नहीं करता। वो बहुत फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है कि फ्यूचर में ये करूँगा, फ्यूचर में वो करूँगा, ऐसा करूँगा। तो पहला किस में काम करता है? फाइनेंस में। दूसरा किस में करता है? ऑडिट में। तीसरा के पास टाइम नहीं है। फोर्थ क्या है? इन्वेस्टिगेशन में करता है, CID में। और पांचवा वाला बोलता है कि अपन काम हम नहीं करेगा, बस फ्यूचर के बारे में सोचेगा। तो वो सोचता रहता है। तो 2 आदमी हैं, एक के पास टाइम नहीं है, एक बंदा फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है। बाकी 3 बंदे हैं, एक इन्वेस्टिगेशन में काम करता है, एक FR में काम करता है, और एक ऑडिट में काम करता है। सो दिस कंक्लूड्स वन ऑफ द बिगेस्ट टॉपिक। कितना बड़ा टॉपिक है ब्रो? ठीक, इतना ऑलमोस्ट पूरा पेज इधर था, ऑलमोस्ट आधा पेज इधर है। बड़ा टॉपिक था। समझ में आ गया? आई होप तुमको याद भी होगा रहेगा अभी माइंड में। अभी एक समराइज करेंगे। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग। पहला लिखोगे नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सेकंड तुम लिखोगे नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तीसरा लिखोगे ऑडिट इज नॉट इन्वेस्टिगेशन। फोर्थ लिखोगे टाइमलीनेस। फिफ्थ लिखोगे फ्यूचर इवेंट्स। इसमें लिखोगे जजमेंट्स, और सेकंड क्या है? कंट्रोल्स। इसमें लिखोगे लिमिटेशन, उसमें A प्रैक्टिकल, B लीगल। इसका पॉइंट नंबर रख दो 1। पॉइंट नंबर 2 मैनेजमेंट फ्रॉड। पॉइंट नंबर 3 मैनेजमेंट फैब्रिकेट।
पॉइंट नंबर 4, नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन। फिफ्थ, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। ऑडिट ऑन इन्वेस्टिगेशन अपने आप में इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं है, ये भी अपने आप में है, फ्यूचर इवेंट्स अपने आप में है। तो मेन जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए है वो है ये और ये, ठीक है। स्ट्राइक है बैलेंस बिटवीन कॉस्ट एंड reliability of information may cease to exist adversely affect entity। मुझे लगता है कि दिस इज द बेस्ट मेथड जो ऑडिट को माइंड में ब्रेक कर देता है। अदरवाइज तुम्हारे को अगर ये जैसे बुक में खोल के पढ़ोगे ना, ऑब्वियसली बुक के साथ बुक तो खोलना ही पड़ेगा रहे, बट जब बुक के साथ में ये खोल के आखिरी में ये देख लेगा तो जाएगा कि हाँ यार ये इस तरीके से माइंड में सेट करने का है। इट्स वेरी इजी टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग। मतलब आप 5 7 10 साल काम कर लो ऑडिटिंग के अंदर, उसके बाद समझाना बहुत ईजी है। बट द प्रॉब्लम इज कि इसको रिटेन कैसे करेगा, तो रिटेन ऐसे करेगा। ओके, ये कर लो, उसके बाद में आगे जाते हैं। और इज इट सफिशिएंट फॉर टुडे? नहीं नहीं, आज के लिए सफिशिएंट नहीं है। आज का एक टॉपिक और लास्ट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ईजी है, वो करते हैं। एंड देन आई विल लेफ्ट विथ वन सेशन जहाँ पे तेरा चैप्टर में फर्स्ट पूरा खत्म हो जाएगा। सो इन 3 days विल बी एबल टू फिनिश दिस एंटायर थिंग। समटाइम इट इज़ पॉसिबल कि मैं क्या होता है बहुत बार 1 1 घंटे का लेक्चर शूट करता हूँ, तो पॉसिबल है कि मैं 2 लेक्चर को साथ में मर्ज कर सकता हूँ। सो दैट्स पॉसिबिलिटी इज देयर। आगे बढ़े। अभी क्या हुआ था कि ऑडिट में पता है क्या हो रहा था कि लोग ऑडिट में जा रहे थे, और ऑडिट में एक लाइन में क्या हुआ कि पूरे कॉर्पोरेट स्टाफ को हटा दिया। तो ऑडिटर से बोला कि तूने कुछ किया क्यों नहीं, तूने कुछ पूछा क्या कि क्यों हटाया क्यों नहीं हटाया? बोले कि मैं क्यों पूछूंगा, और मेरा काम नंबर से है, तो मेरा क्या लफड़ा है ये सब पूछूं उससे कि कॉर्पोरेट को सबको क्यों हटा दिया क्यों नहीं हटाया, मेरा क्या लेना देना। तो ऑडिटर सही बोल रहा है ना भाई, कि भाई मेरा काम नंबर से, एग्जामिनेशन से, तुम किसको हटा दे रहे हो बड़े बड़े लोगों को, मुझे क्या। अग्री डिसअग्री? अग्री? गलत। वही तो लफड़ा हो रहा था। कंपनी में टॉप मैनेजमेंट को रिमूव किया, दो डायरेक्टली नंबर्स को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, बट व्हाट इज द रीजन दैट वी नीड टू आस्क, क्या वो किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व थे, क्या कुछ परफॉर्मेंस इशू था, क्यों रिमूव किया। तो हमको ना ऐसे नहीं जाने का है, हमको ऐसे खुला होकर जाने का है, क्योंकि कोई फ्रॉड होएगा तो किधर रहेगा, तेरे फाइनेंशियल्स में रहेगा, तो कोई गलती होगी शायद तेरे को पकड़ में ना आए, तो मुझे वो जानना ज़रूरी है। तुम्हारे सामने क्लाइंट का बातें हो रही है कि स्क्रैप सेल में इश्यूज चल रहे हैं, और यू आर लाइक मैं तो ऐसे ही चलूंगा, मैंने तो कुछ सुना ही नहीं, ऐसा थोड़ा चलेगा। इफ यू हर्ड ऑफ द मैनेजमेंट स्क्रैप सेल में प्रॉब्लम है, देन डेफिनेटली यू विल हैव टू गो एंड चेक स्क्रैप सेल में क्या प्रॉब्लम है। सो वो क्या बोलता है, तेरे को अलर्ट रहने का है कि तेरे आसपास क्या चल रहा है, उसको लेके भी अलर्ट रहे। न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया कंपनी के बारे में, तुम बोलोगे अरे न्यूज़ वाले तो कुछ भी छापते हैं, अपने को क्या ले देना। अरे नहीं ना यार, यू हैव टू बी अलर्ट ना, कि वो आर्टिकल आया है, जाके मैनेजमेंट से पूछ तो सही कि ऐसा क्यों हुआ। गिव मी सेकंड ना, पानी पी लेते हैं। तुम भी पानी के 2 2 घूंट लगा लो फटाफट से। अरे अपन पूछेंगे ना मैनेजमेंट से कि भाई तुम्हारे खिलाफ आर्टिकल आया है, इसका तुम्हें क्या रिप्लाई करना है, या मैनेजमेंट जो इन्फॉर्मेशन दिया तुम बस लेके बैठ जाते हो। तो वही प्रॉब्लम थी, हम लेके बैठ जा रहे थे। सो दे इंट्रोड्यूस ए टॉपिक व्हाट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ये बेसिकली एक एटीट्यूड है। क्या है? जैसे कॉन्फिडेंस क्या है, एक एटीट्यूड है। मतलब दिखता है क्या, लिखा हुआ रहता है ये कॉन्फिडेंस है, अरे बंदा बात करता तो होता है। इसलिए बोलता है कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक एटीट्यूड की तरह है। प्रोफेशनल होता है, स्केप्टिसिज्म होता है। स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है कि डाउट रखना, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि
स्केप्टिकल रहना आदमी क्या करता है, क्वेश्चन पूछता रहता है। जैसे तुम घर से निकले आज, लिपस्टिक लगा के निकल गए, जनरली मॉम कुछ नहीं बोलती, बट आज लिपस्टिक लगाई तो मैम को, मतलब मम्मी को पता पड़ गया कि टोन शेड अलग है। कहाँ जा रही है बेटा, क्लास ही जा रही है ना, रोक लेती है ना मम्मी। तुम दोस्त लोग, आज के जाने का प्लान है, तूने शूज़ अलग पहना है, बेटा आज कहाँ जा रहा है, शूज़ नए क्यों पहने हैं। तो मम्मी स्केप्टिकल है। मम्मी क्या कर रही है, चीज़ों को क्रिटिकली इवैल्यूएट कर रही है कि आसपास क्या हो रहा है, सामने क्या हो रहा है। फिर वो वैलिड सवाल भी पूछती है, और जब तुम जवाब देते हो, नहीं नहीं आज जा रही हूँ ऐसे ही हूँ, मम्मी बोलती है पर आज तो शीतल का बर्थडे है, आपको कैसे पता पड़ा, शीतल ने स्टेटस लगा रखा है, तो बर्थडे में जाने का प्लान चल रहा है क्या। तो वो आपके जवाब को भी इवैल्यूएट करते हैं घर वाले। तुम बोलोगे ना, कहीं घूमने गया था, किसके साथ गया था, नहीं नहीं अकेले गया था, नहीं नहीं किसी और ने भी स्टेटस लगा रखा था, तेरी गाड़ी के नंबर थे, क्रिटिकली इवैल्यूएट किया एविडेंस को, तो पकड़े गए। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक एटीट्यूड है जिसमें क्या आता है, क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। ठीक है, अभी क्वेश्चनिंग माइंड का जैसे कि अपने को न्यूज़ में आर्टिकल आया, तो न्यूज़ आर्टिकल है, या फिर फायरिंग ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। ओके, ये दोनों सिमिलर सी बात है ना, इस वाली और इस वाली में। क्रिटिकल असेसमेंट में मैनेजमेंट ने तेरे को रिप्लाई किया है, तूने कुछ बात पूछी, मैनेजमेंट ने रिप्लाई किया, तो तू उसको इवैल्यूएट करता है कि मैनेजमेंट जो बोल रहा है सही बोल रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहा है ना, मतलब उसके बात को भी तू इवैल्यूएट करता है। मुझे मैनेजमेंट बिल्डिंग क्यों ली, इन्वेस्ट करना था इसलिए ले ली। अरे इन्वेस्ट क्यों करना था कंपनी को बिल्डिंग में, नॉर्मली तो इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसने क्यों ऐसा खरीदा, कुछ ट्रांजेक्शन में लफड़ा तो नहीं है, कुछ पैसे का हेर फेर तो नहीं कर रहा है, दैट्स वाई यू इवैल्यूएट इट। और बेसिकली क्यों कर रहा है, बिकॉज टू डिटेक्ट कि कोई पॉसिबल मिसस्टेटमेंट है क्या। भाई इन सब का कराने का ज़रूरत ही क्या है, वो बोल रहा तुम ये करोगे ना, तो कहीं पे अगर मिसस्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी होगी तो तुम्हें पता पड़ सकती है। इसीलिए वो बोलता है यू हैव टू बी प्रोफेशनली स्केप्टिकल, आपको ऐसे नहीं चलना है, ऐसे चलना है, यू विल हैव टू आस्क वैलिड क्वेश्चंस। जैसे क्या होता है, एस्टिमेट्स होते हैं, एक एस्टिमेट होता है फेयर वैल्यू का। क्या होता है, फेयर वैल्यू। एक बिल्डिंग है, उसकी बुक्स में वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 CR है, बट मार्केट में उसकी वैल्यू अभी 25 करोड़ है। तो मैनेजमेंट ने उसका फेयर वैल्यू करवाया, तो तुम क्या करोगे, लेके आ जाओगे रिपोर्ट, मैनेजमेंट ने वैल्यू कराया, या पूछोगे उससे 25 करोड़ कैसे निकाला, क्या अजम्पशन लिए, क्या बेसिस लिया, देन वो एक्सप्लेन करेगा आपसे मैंने ये अजम्पशन लिया। तो फिर मैं देखूंगा वो अजम्पशन जो लिए वो तो पता पड़ गए, पर वो रीजनेबल है कि नहीं है। वो बोल रहा है कि एक सिमिलर प्रॉपर्टी सेल हुई थी इसी रेट में इसी एरिया की, तो मैंने ये ले लिया। तो अजम्पशन क्या हुआ कि मार्केट में जो दूसरी प्रॉपर्टी सेल हुई उससे मैंने ले लिया। मैंने कहा भाई वो तो कॉर्नर की प्रॉपर्टी थी, तुम्हारी तो गली के अंदर है, तो तुम्हारी थोड़ी ना सेम अप्लाई होगा। सो जवाब सुन के लेना नहीं है, हर सवाल सवाल के जवाब को इवैल्यूएट करते जाना है, डन डना डन डन हो जाएगा फिर। ओके, चला जा, ये पढ़ते हैं पहले बेसिक फंडा क्या बोलता है। एज पर ऐसे 200 PS प्रोफेशनल कैप्टन रेफर्स एटीट्यूड, जिसमें क्या आता है, क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू कंडीशन जो इंडिकेट कर सकती है क्या, पॉसिबल मिसस्टेटमेंट। ऐसा क्यों लिखा पॉसिबल सर, पॉसिबल वर्ड हटा देते, विच में इंडिकेट मिसस्टेटमेंट। अरे स्टेटमेंट है कि नहीं है इतना पता पड़ता है, जस्ट स्केप्टिकल है, क्वेश्चन है। ऐसा हो सकता है तुम आज नॉर्मल जनरल जूते पहन के ऐसे ही जा रहे हो, ऐसा हो सकता है तुम नॉर्मल लिपस्टिक लगा के ऐसे ही जा रहे हो, शौक है, खुद को अच्छा दिखने में मज़ा आता है तो लगा लिया। ज़रूरी थोड़ी था कि मम्मी को सही पता पड़े हर बार, ऐसा ना, नहीं मम्मी को तो सही पता पड़ता है, ये बात तो गलत है। पर यहाँ वर्ड क्या है, पॉसिबल। एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, इसको ब्लैंक कर देंगे, प्रोबेबल, पोटेंशियल, पॉसिबल और एक कुछ और लिख देंगे, पॉसिबल हो सकता है, किसकी वजह से, फ्रॉड एरर की वजह से, और क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। सो ये हो गया मेरा क्यू, ये हो गया मेरा बी, ये हो गया मेरा सी। यहाँ पे मेरा ये हो गया
क्यू, ये हो गया मेरा बी, और ये हो गया मेरा सी। डेफिनेशन क्लियर हो गई। स्केप्टिज्म एक एटीट्यूड है जिसमें क्वेश्चनिंग माइंड आएगा, अलर्ट रहना है सिचुएशन के अंदर जहाँ पॉसिबल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, और क्रिटिकल असेसमेंट करना है आपको ऑडिट एविडेंसेस का। अभी ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है ना, हमको बोलता है लाइक अलर्ट रहने का। फॉर एग्जाम्पल किन सिचुएशंस में, जैसे तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ कि तुमने क्या किया, कन्फर्मेशन भेजा। क्या भेजा? कन्फर्मेशन। तुमने, कंपनी है, उसका एक कस्टमर है, उसको लेटर लिख के भेजा। कंपनी बोल रही है कि उसको तुमसे 50 लाख रुपीज़ लेने का है। वो रिप्लाई कर रहा है 45 लाख ही देने का है। ओके, तुम्हारे पास एक स्टेटमेंट भी है जिसमें 50 लाख रुपीज़ रिसीवेबल आ रहा है। अब यार, जब बंदा खुद बोल रहा है कि मुझे 45 देने का है, तुमने यह स्टेटमेंट बना रखा है, बुक्स में लेके चल रहे हो 50 देने का है, तो एक तरफ 50, एक तरफ 45, एक एविडेंस दूसरे एविडेंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कर रहा है। सेकंड एग्जांपल, तुम्हें एक रिपोर्ट दी मैनेजमेंट ने फेयर वैल्यूएशन की। एक रिपोर्ट में वैल्यू इज 200 करोड़, एक रिपोर्ट में वैल्यू इज 150 करोड़। मतलब मैनेजमेंट ने दो रिपोर्ट बना रखी है, एक जगह से 150 आ रही है, एक जगह से कितनी आ रही है, 200 आ रही है। एक एविडेंस दूसरे एविडेंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कंपनी सड़क बनाती है, मैंने पूछा मैनेजमेंट से कितनी % सड़क बन गई, मैनेजमेंट ने बोला 50% सड़क बन गई है फाइनेंस टीम में। जब मैं गया प्रोजेक्ट टीम के पास, जो लोग खुद सड़क बना रहे हैं, कितनी सड़क बन गई, बोले 30% काम तो खत्म हो गया है। तो एक जगह बोल रहा है 30% और एक जगह क्या बोल रहा है 50%। अगर तुम यहाँ पे इग्नोर कर दोगे इस डिफरेंस को, तो तुमने क्या बेवकूफ़ी कर दी। यू हैव टू बी अलर्ट। यहाँ एक एविडेंस दूसरे एविडेंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यू नीड टू बी अलर्ट, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है, मिसस्टेटमेंट की है। तो एक एविडेंस दूसरे एविडेंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। यू हैव गॉट एन इंफॉर्मेशन दैट ब्रिंग्स इनटू द क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रेस्पॉन्स टू इंक्वायरीज, जिसको हम एविडेंस में यूज करने वाले हैं। अगेन ऊपर वाले एग्जाम्पल लिए वो भी यहाँ पे अप्लाई होते हैं। जैसे मैंने बोला मैनेजमेंट को कि तुमने कैसे लिया प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन, उसने बोला कि पास वाली प्रॉपर्टी को इस रेट में बिका। मैंने कहा वो तो अलग अलग लोकेशन के ऊपर है। सो मैनेजमेंट के आंसर पे तुम्हें डाउट आ रहा है। जैसे मैनेजमेंट ने बोला कि 50% रोड कंप्लीट हो गया है। मैंने कहा 50 तो हो नहीं सकता, काम ये भी 1 महीने पहले चालू हुआ है। फिर जाके प्रोजेक्ट से पूछा, वो बोला कि सर 20% ही हुआ है। सो बेसिकली यू हैव गॉट एन इन्फॉर्मेशन दैट इज क्रिएटिंग अ डाउट कि जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है या जो एविडेंस मुझे मिला है वो रिलायबल है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने क्या देखा, एक इन्वॉइस है, दो इन्वॉइस है, दोनों में एस का साइन सेम जा रहा है। फिर इन्वॉइस देखा, सब में एस 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 लिखा हुआ है। नाउ पार्टी अलग अलग है। नाउ यू हैव गॉट ए डाउट इन द माइंड कि ये इनवॉइस एक्चुअल में ओरिजिनल है कि नहीं है, या इन लोगों ने बनाया और एस 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 कर दिया। तो यू हैव डाउट ऑन द रिलायबिलिटी बिकॉज यू हैव गॉट सम इन्फॉर्मेशन जिसकी वजह से आपको रिलायबिलिटी डाउट हो रहा है। तो अगर तू स्केप्टिकल नहीं रहा, तो अलर्ट नहीं रहा, तो इन चीज़ों को पकड़ पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा। यू हैव फिगर आउट कंडीशन जहाँ पे तुझे लग रहा है कि एक फ्रॉड का पॉसिबिलिटी है। हर साल स्क्रैप सेल होता था, इस बार स्क्रैप का सेल ही नहीं हुआ। कंपनी में जनरल 20 से 25 लाख का स्क्रैप निकलता है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मशीन के पार्ट्स टूट के आते हैं, 25-30 लाख रुपए हर बार जाते हैं, इस बार नहीं है। पूछा स्क्रैप है क्या, बोला स्क्रैप ही नहीं है। क्या पॉसिबिलिटी है, स्क्रैप को किसी ने बेच दिया, स्क्रैप को किसी ने बेच दिया और पैसा खुद की जेब में डाल दिया, कंपनी के अकाउंट में नहीं आया। तो यहां पे तुझे डाउट लग रहा है कि यह कंडीशंस है जो फ्रॉड को इंडिकेट कर रही है। यस और नो? यस। आखिरी में ये एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है, रियल एग्जांपल बताता हूं बेटा। कि हम एक क्लाइंट पे गए, क्लाइंट बहुत ही छुट्टू सा क्लाइंट, क्लाइंट का रेवेन्यू 10 लाख रुपीज। छोटे क्लाइंट में 2 ही लोग काम करते हैं। तो मैनेजर ने बोला 2 ही लोग लगा दो। हम काम करने बैठे, हमने बोला या तो अकाउंटिंग की बहुत गड़बड़ है, माना कि कंपनी का रेवेन्यू कम है, बट अकाउंटिंग कॉम्प्लिकेशन मिस्टेक ज़्यादा है, 2 लोगों से काम हो जाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, ज़्यादा लोग चाहिएंगे। यस, ज़्यादा लोग चाहिएंगे। पर अगर मैनेजर स्केप्टिकल रहा, अलर्ट रहा, तो ज़्यादा लोग लगाएगा। मैनेजर अलर्ट और स्केप्टिकल नहीं रहा तो क्या बोलेगा, 2 ही लोग काम करो। बाद में आगे जाके क्या होगा, ऑडिट टाइम पे कंप्लीट पूरी नहीं हो पाएगी। इसीलिए बोलता है कि उनको अलर्ट रहने का है। ओके, थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया मेरा एग्जांपल। अभी इसका करेक्ट एग्जांपल बताता हूँ एक और, कि मतलब अलर्ट रहने का वो बात गलत नहीं है, वो बात भी सही है, वो आगे जाके आएगी। तुमने एक कंपनी ऑडिट कर रहे हो, वहाँ पे सारे कस्टमर है गवर्नमेंट एंटिटी। कौन है भैया? गवर्नमेंट। लो, सारे कस्टमर कौन है? गवर्नमेंट एंटिटी। गवर्नमेंट एंटिटी को कंफर्मेशन का लेटर भेजा कि भाई साहब आप बताइए आपकी बुक में से कितना लेना है, कितना देना है हमारे क्लाइंट को। गवर्नमेंट कंपनी रिप्लाई करती है क्या? नको। एक बार फॉलोअप करूंगा रिप्लाई कर देगी क्या? नको। 5 बार मेल कर दूंगा रिप्लाई करेगी क्या?
नको। कौन सी कंपनी है? गवर्नमेंट कंपनी। नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती, अभी क्या करोगे? स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कंफर्मेशन भेजना है। तो मुझे पता है कि यहाँ पे कंफर्मेशन भेजने से काम नहीं होगा। अगर मैं अलर्ट रहूँगा तो मैं पहले ही सोच के रखूँगा कि ये भेजूंगा, उसके बाद में रिप्लाई नहीं आएगा तो मुझे क्या ऑल्टरनेट प्रोसेस परफॉर्म करना है, क्या एडिशनल काम परफॉर्म करना है। ये कब कर पाऊंगा? जब मैं सिचुएशन में अलर्ट रहूँगा। सरकमस्टांस जो सजेस्ट कर रही है कि एडिशनल प्रोसेस करने की ज़रूरत है बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड। Circumstances suggest the need for procedures in addition to those required by SA। तो ये स्केप्टिसिज्म आपको वहां पे हेल्प करता है और बोलता है कि आपको इन सिचुएशन में अलर्ट रहना चाहिए। तो इसको लिखेंगे क्या? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रिक्वायर्स टू बी अलर्ट फॉर एग्जाम्पल। अरे रुको रुको रुको, अच्छे से लिखता हूँ। ये मत लिखा ना, नहीं लिखा ना अभी तक? हाँ अब लिखना मेरे साथ। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्लूड्स बीइंग अलर्ट in conditions, for example, first one evidence contradicts another audit evidence. Second, information that brings into question reliability of documents and response to inquiries। जो हम पूछते हैं वो भी डाउट में आ सकती है। कंडीशंस दैट मे, देखो जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा, इसलिए का मे क्या इंडिकेट करता है? पॉसिबल फ्रॉड। डायरेक्ट फ्रॉडिंग का पॉसिबिलिटी हो सकती है। फोर्थ, सरकमस्टांसेस जो कि सजेस्ट करते हैं नीड टू परफॉर्म व्हाट एडिशनल प्रोसीजर्स बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो एक तरह से इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं, CFAR, CFAR, ये दिल अपने आप बन जाता है यार। कॉन्ट्राडिक्ट फ्रॉड एडिशनल प्रोसीजर्स, और आर बोले तो लाइबिलिटी। अब अगर आपने प्रोफेशनल स्केप्टिज्म रखी ये तो ठीक है, ये सब का पता पड़ गया। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा कि OOI हो जाएगा। वही पता है, वही। हाँ, आज मंगलवार है, चूहे को बुखार है, चूहा गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने सही चूहा बोला वही। जब आप प्रोफेशनल स्केप एक्सरसाइज करते हो तो आप बहुत सारे रिस्क को रिड्यूस कर देते हो कि आप चीज़ों को ओवर जनरलाइज नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे? ओवर जनरलाइज नहीं करोगे। भैया एग्जाम्पल, जैसे आर्टिकल आके बोला कि सर मुझे बैंक रिकन्सिलेशन में प्रॉब्लम लग रही, बहुत सारे आइटम जो नहीं होने चाहिए वो है। मैनेजर लाइक अरे ऐसा नहीं होता रे, तू जा, ऐसा नहीं होता इधर, मैं 10 साल से काम कर रहा है, बैंक रिकन्सिलेशन यहाँ हमेशा परफेक्ट होता है। वो क्या कर रहा है? ओवर जनरलाइज कर रहा है चीज़ों को। वो एक तरह से चीज़ों को ओवरलुक भी कर रहा है। अगला उई में ओवरलुक है। न्यूज़ में आर्टिकल आया, तुम लोग न्यूज़ कुछ भी छापते छोड़ दो,
अगर तुम स्केप्टिकल हो तो आर्टिकल को लेके कहाँ जाओगे, मैनेजमेंट के पास, उससे रेलेवेंट क्वेश्चन लेके आओगे, उस पर आंसर लेके आओगे, उसकी जो इंक्वायरी होगी उस पर इवैल्यूएट करोगे कि मैनेजमेंट सही बोला कि नहीं बोला। तो तुम चीज़ों को ओवर जनरलाइज नहीं करोगे, चीज़ों को ओवरलुक नहीं करोगे। 10 लाख का क्लाइंट है, 2 ही लोग चाहिए होते हैं, ओवर जनरलाइज कर दिया कि 2 ही लोग चाहिए होते हैं। पहले क्लाइंट को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए। ओवर जनरलाइज नहीं कर सकते, ओवरलुक नहीं करोगे। टीम रात को 12-12 घंटे, टीम दिन में 12-12 घंटे काम कर रही है, फिर भी काम खत्म नहीं हो पा रहा है। समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे गड़बड़ है, टीम ज़्यादा काम क्यों कर रही है, तो टीम इनकम्पिटेंट है या फिर क्लाइंट पे काम ज़्यादा है। सो ओवरलुक नहीं करेगा, वो अलर्ट रहेगा उस सिचुएशन के अंदर, और वो ऑडिट के अंदर इन अप्रोप्रिएट अजम्पशंस नहीं लेगा। देखो, अगर आप अलर्ट नहीं रहते हो तो मन मर्जी का अजम्पशन ले लेते हो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। जैसे तुमने अजम्पशन ले लिया कि ऐसा ऐसा करूंगा तो वैसा वैसा हो जाएगा। अरे ऐसा ऐसा करूंगा वैसा तो हो जाएगा, अजम्पशन है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू मेक सम इनअप्रूव्ड अजम्पशन। तो तुम ये नहीं सोचते हो कि भाई मैं सोऊंगा भी तो सही, मैं ये करूंगा भी तो सही, वो दोस्तों से मिलने भी जाऊंगा, बात भी करूंगा, अगर ये सब करूंगा तो मैं कर पाऊंगा ना। अभी लोग क्या करते हैं, अजम्पशन लेते हुए दूंगा 18 घंटे पढ़ूंगा, अज़म कर लिया कि बाकी पढ़ा मैं भी पढ़ लूँगा। अरे 18 घंटे पढ़ने के लिए क्या चीज़ तुम्हें पता है? तुम अज़्यूम कर रहे हो कि तुम बाकी चीज़ नहीं करोगे, पर तुम फ़ोन पे बात भी करेगा, तो इंस्टा भी चलाएगा, तो स्नैपचैट भी करेगा, तो टीवी भी देखेगा, आईपीएल भी देखेगा, घूमने भी जाएगा, सब कुछ करेगा। ये प्रैक्टिकलिटी है, तो ये करेगा ही करेगा। उसके बाद में डिसाइड करेगा कि यार इतना टाइम बचेगा। अगर तू अज़म्पशन से गलत ले लेगा, तू अलर्ट नहीं रहेगा, तो गलत अज़म्पशन से काम करेगा। इन अपना अज़म्पशन इन डिटरमाइनिंग नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क एंड evaluation of ऑडिट एविडेंसेस। ओवर जनरलाइज नहीं करेगा, ओवरलुक नहीं करेगा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रिड्यूस द रिस्क ऑफ। समझ में आई क्या बात? तो देखो देख, याद कैसे करने का है, वैसे याद करने का तरीका क्या हो गया इसका, वो इजी है, वो छोड़। क्यू बी सी सी एफ ए आर ओई, मैंने सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए निमोनिक बना रखा है, इसके बाद में शायद हार्डली कोई एक आध टॉपिक का निमोनिक बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसको याद करने के लिए इजी तरीका है, तो कर लिया। बिकॉज दे आर 3 सेट ऑफ थिंग्स। समझ रहा? देखो अभी बात करते देख, अगर तुम पीएस मेंटेन करोगे तो आप रिड्यूस करते हो रिस्क ऑफ किसको, ओवर लुक करना, अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस को, ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम ऑडिट ऑब्जर्वेशन, using inappropriate assumption in determining the nature, timing and extent of procedures and evaluating the result thereof. Simply यही बोल रहा है कि you have to stay alert. When you will alert, overlook नहीं करेगा, ओवर जनरलाइज नहीं करेगा। जैसे हम ना मैनेजर बोल रहा है ना कि इससे सही रहता है, अरे जब तो दिख रहा है कि सही नहीं है, देख तो सही एक बार, ओवर जनरलाइज मत कर, किसी को इग्नोर मत कर, ओवरलुक मत कर, ओवर जनरलाइज मत कर। हम कर लेते हैं ना बहुत बार ओवर जनरलाइज कि यार लड़के तो ऐसे ही होते हैं, लड़के ऐसी होती है, यहाँ तो ऐसे ही होता है। अरे यार, डोंट मेक इन अप्रोप्रिएट अजम्पशंस, गो एंड सी इट एंड देन ओनली करो। तो ये 3 बातें हो गई है, समझ में आ दूंगा बिल्कुल, फंडामेंटली भी क्लियर हो रहा है, एग्जाम्पल भी सेट हो रहे हैं, ऑडिटिंग का बैकग्राउंड समझ में आ रहा है कि रियल लाइफ में ऑडिटिंग में ऐसा ही होता है, तो वहाँ ये बता रहा हूँ। अभी देखो, हमें जब भी जाते हैं ऑडिट के अंदर, प्रोफेशनल स्क्रिप्ट में बोलता है कि हमें देखना है कि हमें जो एविडेंस मिले वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। पीएस इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एविडेंस इन द लाइट ऑफ सर्कमस्टांसेस। ऑडिटर में एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट्स एज जेन्युइन अनलेस ही हैव रीजन टू द कॉन्ट्ररी। जनरली हम डॉक्यूमेंट्स को जेन्युइन मानते हैं, अनलेस हमें डाउट हो रहा है कि यहाँ गड़बड़ है, तो ये होगा। वो एक ही बोल रहा है, ज़्यादा शकी मत हो जाना। आई एम टेलिंग यू टू बी स्केप्टिकल, बट आई एम ऑल्सो टेलिंग यू टू बी स्केप्टिकल इन अ प्रोफेशनल मैनर। तो हर चीज़ में डाउट मत पैदा करना, ये गलत होगा, वो ऐसा होगा, अरे ऐसा डाउट वाला आदमी मत बन के जाना। हम जनरली जेन्युइन मानते हैं अनलेस हमें कोई रीज़न नहीं मिल रहा है, मतलब कोई रीज़न मिल रहा है कॉन्ट्रेरी। तो अगर हमें कोई डाउट और इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड होगा तो छोड़ देना, क्योंकि हमारा काम फ्रॉड पकड़ना नहीं है, ऐसा नहीं रहे। हमारे प्रोसीजर में भी इनफेक्टिव इन फ्रॉड हो, पर अगर हमें पता पड़ रहा है कि यहाँ कोई फ्रॉड का इंडिकेशन है तो हम एडिशनल प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। मैंने क्या बोला, ऑडिटर का काम फ्रॉड पकड़ना है क्या? नहीं, ऑडिटर का काम क्या है? एग्जामिनेशन करना। बट जब उस एग्जामिनेशन में उसको कोई इंडिकेशन मिलेगा तो छोड़ के नहीं भागेगा। एग्जामिनेशन में कोई इंडिकेशन मिला तो एडिशनल प्रोसेस परफॉर्म करके देखेगा कि यहाँ एक्चुअल में फ्रॉड है कि नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली फ्रॉड से क्या होगा, मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है।
तो हमारा काम फ्रॉड पकड़ना नहीं है, बट जब ऑडिट में इंडिकेशंस मिलेगी कि यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है तो हम वहाँ पे उसको चेक करके अपने आप को कॉन्फिडेंस लेंगे, कंफर्ट मिलेंगे. ओके. ऑडिटर कैन नॉट डिसरिगार्ड द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द एंटिटीज मैनेजमेंट. हाउएवर दिस डज नॉट रिलीव द ऑडिटर टू नीड टू मेंटेन पीएस. तुम टाटा पे ऑडिट करने जा रहे हो, टाटा ईमानदार आदमी है, दुनिया में सब बोलते हैं, सब ऐसा ही बोलते हैं. अभी तक पास्ट में टाटा ने बिल्कुल सही काम किया है. यू आर नॉट डिसरिगार्डिंग कि ये ऑनेस्ट एंड नहीं है, बट स्टिल यू नीड टू मेंटेन व्हाट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो या तो ये आएगा या फिर ये आएगा या फिर ये आएगा. पिछले 7 से 8 अटेम्प्ट में कभी नहीं आया, तो कभी ना कभी तो आएगा. अभी क्वेश्चन में तुमसे पूछता हूँ, एक कंपनी है, तुमने उसका रेशियो एनालिसिस किया और रेशियोज बिगड़े हुए थे, जो आने चाहिए थे वैसे नहीं आए, अनयूजुअल से आए. तुमने क्या किया, उसको इग्नोर कर दिया. ठीक किया क्या? ठीक नहीं किया. वॉट यू हैव नॉट मेंटेन इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. समझा? सो आज का तुम्हारा जो होमवर्क है वो ये है कि तुम्हें नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर वाला जो पैराग्राफ है वो लिखना है. आज हम क्वेश्चंस करेंगे क्या? नहीं, पूरा चैप्टर हो जाएगा इसका, क्योंकि छोटा चैप्टर है. उसके बाद मैं सारे तुम्हें क्वेश्चंस करा दूंगा, बट क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है मैं तुमको ऑलरेडी कवर किया. इसके ऊपर क्वेश्चन आज तक नहीं आया. द ओनली वेट दे विल आस्क इज कि रेशियो एनालिसिस करना था, तुमने किया, तुम्हें पता है कि रेशियो एनालिसिस गड़बड़ है, तुमने इग्नोर कर दिया. तो व्हाट यू हैव नॉट एक्सरसाइज इज व्हाट, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म. तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें ध्यान दिया, बट तुम्हें ध्यान देना था, तुम्हें ध्यान देना था, तुम्हें ध्यान नहीं दिया. ओके. तो तुमने स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज नहीं किया. दैट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चन अगर आया तो. अदरवाइज पूरा क्वेश्चन अभी आया नहीं है तो आ तो सकता है. सो बी रेडी फॉर दैट. ओके. कल अपन जो बाकी पोर्शन है अपना बेसिक्स वाला वो कवर करेंगे एंड देन विल बी डन विद चैप्टर नंबर 1. और साथ ही में सेशन 15-20 मिनट्स का आई विल ऑल्सो डू टू कवर ऑल द रेलिवेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में से बनते हैं. आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आया होगा. और कल चालू करने से पहले एनीवेज रिवाइज करेंगे और क्लास में आने से पहले रिवाइज करके आया करो. चलो, गुड बाय, टेक केयर. Hi, my name is CA Himanshu. I hope you have liked the lecture. You can subscribe to this channel and also join my Telegram channel. You can find the link in the description of this video. Goodbye.